कौन है? इंडिया के अंदर इट्स एन हार्श रियलिटी। तो हार्श रियलिटी जरा समझिए क्या है। इंडिया के अंदर अभी के टाइम पे एक एग्जाम है जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे आ रहा है। अभी जो एग्जाम है ना, इसका नाम है, एक JEE का एग्जाम है और एक नीट का एग्जामिनेशन है। जो कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है क्या? 10वीं के बाद में 11वीं 12वीं में उसका पढ़ाई करते हैं। इवन दो लोग इन दो एग्जाम्स की पढ़ाई के लिए अपने कॉलेज को भी साइड पे रख देते हैं। और आपने देखा होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं और बाहर से एडमिशन ले लेते हैं, बस एग्जाम के लिए जाते हैं। तो आप जरा सोच सकते हैं इतना ज्यादा महत्व है क्या इस कॉलेज का, कि जो IIT NIT से जो सॉरी या फिर JEE या नीट नाम के एग्जाम से जो कॉलेज मिलेंगे, ये कॉलेज सच में इतने बड़े हैं क्या? और इससे फायदा क्या होता है? क्या इससे सच में बस इतना ही फायदा होगा कि वो कॉलेज मिलेंगे, या इससे और भी कुछ फायदे हैं? तो आज मैं पहला आधा घंटा, मेरा कर्तव्य है कि आप दोनों का, अगर मैंने जैसे समय लिया है अभी, तो आपको मुझे वहीं पे पहुंचाना है जो आपके लिए अल्टीमेट होगा। सो उस हिसाब से मैं आप सभी लोगों को स्पेसिफिकली गाइड करना चाहता हूँ। सो जरा अब समझिएगा अच्छे से। अगर आप चेक करेंगे तो लास्ट ईयर, मतलब 2023 में जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के लिए 24 लाख बच्चे थे, जो बच्चे एक JEE नाम के एग्जाम के लिए बैठे थे। अभी जो JEE नाम का एग्जाम है ना, ये एग्जाम आगे जाके इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेजेस से आप कर पाओ, इसके लिए लिया जाता है। तो इसके मार्क्स के बेसिस पे जिसको ज्यादा मार्क उसको ज्यादा अच्छा कॉलेज मिलेगा, जिसको कम मार्क्स उसको थोड़ा कम अच्छा कॉलेज मिलेगा। अब ऐसा क्यों करते हैं? तो फिर क्योंकि जब आप ऐसे कॉलेजेस से पास आउट हो जाते हो ना, कोई बड़े कॉलेज में अगर आपको IIT NIT मिल गया, तो फिर पैकेजेस बहुत खतरनाक मिलते हैं। मतलब आपको 40 लाख 30 लाख 20 लाख ऐसा पैकेज शुरुआत में मिल जाएगा। मतलब म्हणजे तुम्ही 2 लाख रुपये महिन्याला कमवायला लगेच सुरू करून टाकाल, असं एकदम इझी कोझी वे मध्ये असं। आता तुम्ही म्हणाल, पण सर आम्ही आमच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये किंवा आम्ही आमच्या इथे जिथे मी प्रवराला आहोत त्या ठिकाणी आम्ही या गोष्टींबद्दल असं ऐकलं नाही जास्त काही, हमने ज्यादा सुना नहीं इसके बारे में। तुम्ही हे देखील म्हणाल की मला असं वाटतंय की सर, आमच्या इथे ज्या प्रकारे स्टेट बोर्ड किंवा NCERTचा अभ्यास केला जातो है ना, ज्या प्रकारे CBSE पॅटर्नच्या अनुसार, तोच जर अभ्यास आम्ही केला तर जास्त बरं होईल असं तुम्हाला वाटत असेल, बट ट्राय टू अंडरस्टँड। 100% मी जे सांगतो त्या गोष्टीकडे पहिलं तुम्ही लक्ष करा, असं नाहीये। इंडियामध्ये जर तुम्ही काही मेन जिल्ह्यांमध्ये जर गेलात, जसं एक्झाम्पल तुम्ही नगर तालुक्यात नगर जिल्ह्यात पण जा तुमच्या इथल्या, तर तुम्ही पुण्याकडे या इकडे, किंवा तुम्ही इतर ठिकाणी जा महाराष्ट्राच्या बाहेर कुठेतरी, जे जे मेन मेन जिल्हे आहेत त्या ठिकाणी तुम्ही जा, तुम्हाला दिसणार की त्या ठिकाणी ना कोचिंग इन्स्टिट्यूटने कोर्स राबवतात। एक कोर्स शिकवला जातो विद्यार्थ्यांना, ज्या कोर्समध्ये 6वीचे इव्हन दो एवढी खतरनाक गोष्ट आहे की फिडजी 5th क्लास पासून हा कोर्स कंटिन्यू करतं. म्हणजे 5वी, 6वी, 7वी, 8वी, 9वी आणि 10वी 6 वर्ष एखाद्या विद्यार्थ्याला पूर्णतः शिकवलं जातं. कशा संदर्भामध्ये? फक्त आणि फक्त फाउंडेशन कोर्सच्या संदर्भामध्ये. आणि हा कोर्स त्याच्या बुक्सच्या कॉन्सेप्टशी मॅच करतो. पण त्याच्या बुकच्या कॉन्सेप्टच्या वरचे कॉन्सेप्ट सगळे त्या याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येतात नेहमीच. तुम्ही जर पाहिलं तर. तर मग एक समजून घेण्याजोगी गोष्ट आपल्यासाठी अशी असते, की सर याचा एवढा फायदा आहे का? कारण आमचे क्लासमेट्स तर हा कोर्स करत नाहीयेत. कितपत योग्य आहे हा कोर्स करणं, है ना? ही गोष्ट आपल्याला समजण्यासारखी आहे. तर एक गोष्ट समजून घ्या. तुमच्या म्हणजे आपल्याच, आता समजा मी तिथे येईन तर आपल्या लोणीमध्ये ना, तुम्ही एकतरी असा बॅनर पाहिला का जाताना येताना, की हा मुलगा IITला सिलेक्ट झालाय. IIT असं नसेल तुम्ही कुठे ऐकलं. हां, तुम्ही नीटचे काही बॅनर्स पाहिले असणार, 640 मार्क्स, 650 मार्क्स. 50 मार्क्स मी नाही पाहिले कोणाचे, बट 640 मार्क्स, 630 मार्क्स, 630, 640 मार्क्स. Most probably you have observed till the date. But if you take the example of JEE examination, you will never get a single person from whole Loni. अगर कोई होगा भी ना, तो वो पुणे आया होगा पढ़ाई करने के लिए, तभी उसका स्कोर आया होगा। तो ये एग्जाम्स इतने सिंपल नहीं है, लेकिन अगर इस एग्जाम को स्टार्टिंग से पढ़ाई किया जाए ना, तो मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे स्तर पे इस एग्जाम की मदद से स्कोर लाया जा सकता है। मे बी आप लोग मेरी बातों की अहमियत को समझ रहे हो। सो मेरी एक बात समझ लो, 10वीं के बाद में जब बच्चा जागेगा ना, 11वीं में जाते टाइम पे, कि अभी मेरे को कुछ एक्स्ट्रा आना चाहिए, तो वो जो 2 महीने में करेगा ना, उसी को आप इन 2 सालों में करने वाले हो। और उसके बाद में जब आप किसी फाउंडेशन क्लास में जाके बैठोगे ना,
या फिर किसी ब्रिज कोर्स पे जाके आप बैठोगे ना, जो कि 2 महीनों का लिया जाता है 11th के क्लास से जस्ट पहले, आपको समझ में आ रहा है 10th के क्लास के बाद और 11th क्लास से पहले एक 4 महीनों का गैप होता है। तो वह भी होता क्या है ना, उस 3 महीनों में ना बच्चों को इंस्टीट्यूट वाले बुलाते हैं 7-8 हजार रुपया लेके, और उनको ना वो ब्रिज कोर्स के नाम पे कुछ पढ़ाया जाता है। तो अगर वही पढ़ाई अगर आपने डेप्थ में, अगर इस 9th और 10th में अगर कर लिया ना, तो मैं कह रहा हूं आपको फिर किसी बात का टेंशन नहीं रहेगा। आप जब उधर जाओगे तो आप खुद बोलोगे सर ये तो हमको ऑलरेडी आता है, सर ये तो हमको ऑलरेडी जम रहा है, ऐसा आप खुद बोलोगे। तो आने वाले 2 या 3 सप्ताह, मतलब आने वाले 2 या 3 लेक्चर्स में मैं जानबूझ के फिजिक्स का एक चैप्टर पहले कवर करने वाला हूँ, इससे आपको पता चले कि आपका लेवल कितना बड़ा हो गया उस चैप्टर में। और आपको इवन तो ये दिखेगा कि अब हम सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर पा रहे हैं नीट और जेई के लेवल के सारे, इन द सेंस एक 70%। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड होता है, उसको 11th 12th का बेसिक्स ही चाहिए। लेकिन उससे पहले अभी अगर आप 8वीं 9वीं के समय पे अगर कुछ ऐसे चीजों को समझ पा रहे हो जो चीजें 11th 12th के बच्चे भी नहीं समझ पाते, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ एग्जामिनेशन अदर भी रहते हैं, जैसे आपने कुछ ओलंपियाड्स या फिर कुछ एनटीएससी का एग्जाम होता है, ऐसे कुछ एग्जाम्स रहते हैं। तो हम लोग साइड बाय साइड उन एग्जाम्स के फॉर्म भर के उनको भी लिए भी प्रिपेयर करने वाले, मैं आपको बताने वाला हूं उनके लिए भी हमारा टारगेट वो एग्जाम्स रहेंगे। पर 10 से पहले हम ये भी प्रयास करेंगे कि आपने उस एग्जाम को क्रैक करना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसके एक्चुअली क्या क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे उसको भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में, सारी चीजें एकदम डेप्थ में। लेकिन आपको पता होगा ना किसी भी प्रोसेस में एक चीज बहुत जरूरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने टीचर्स का या फिर अपने स्टूडेंट का अपने टीचर के ऊपर का फेथ। ऐसा फेथ कि हमें हमारे सर पे पूरा विश्वास है कि अगर उनने बोला है वो करेंगे तो करके दिखाएंगे। मेरा अभी तक का ये स्वभाव है, मैं जल्दी स्टेटमेंट देता नहीं हूँ, जबान नहीं देता किसी को, लेकिन जब मैंने दे दिया ना तो मैं पूरा मेरा जान लगा दूंगा उस चीज को पूरा करने के लिए। तो आपके केस में भी मैं आप दोनों को ये सच में ये कह रहा हूं कि 11th में जब आप कहीं पे भी जाओ, आप ये जरूर मुझे कहोगे कि अच्छा हो या वो 2 साल हमने अच्छे से फाउंडेशन किया, उससे हमारा इतना बड़ा फायदा हो रहा है कि आज हम जिस भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं हम वहां के टॉपर्स कहला रहे हैं। ऐसा आप खुद बोलोगे, ये मेरा स्टेटमेंट में बता रहा हूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका 2 साल का जो भी छोटा बेटा, मुझे नहीं पता अभी तो मैंने मेरे दिमाग में भी नहीं हो, जो भी फीस आप मुझे दोगे आई विल पे यू बैक, आपको दे दूंगा रिटर्न। मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं 9 सालों से रिजल्ट ला रहा हूँ ना बच्चों के, तो मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली बोला भी था कि जो बहुत ज्यादा सीरियस होगा, अगर ऐसा कोई पर्सन है तो बताओ, नहीं तो उसको मत लाओ। कोई ऐसा पर्सन जिसको समझ में नहीं आ रहा, जिसकी जिद ही नहीं है, जिसकी अंदर से जिद ही नहीं है कुछ करने की, ऐसे पर्सन को आप लाके यहाँ पे बिठाओगे तो उसको भी कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके लिए तो बोझा बोझा बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से यस, अभी यहाँ पर जयश्री और कौन है, अनुष्का। अनुष्का, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू ऑन योर वीडियो सो दैट आई कैन सी योर फेस एंड आई कैन रेसिप्रोकेट विद यू, ओके? अगर पॉसिबल हो तो यस। सो अनुष्का, इन विच स्टैंडर्ड यू आर नाउ? कौन से कक्षा में है आप अभी? उसके लिए आपको वहां पे एक म्यूट। हाँ, क्या कहा अनुष्का? 9th स्टैंडर्ड। ओके, आप भी 9th कक्षा में है, ओके ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग, तो मैं थोड़ा सा इनको बता रहा था क्योंकि 2 साल चलने वाला कोर्स है और ये 2 सालों में क्या क्या कवर कराने वाला हूँ मैं, इसके बारे में इनको प्रॉपर आइडिया देने वाला था। तो अभी आप भी ज्वाइन हो चुके हो तो आप भी सुनेंगे। तो आपका नाम है अनुष्का जादव, मेरा नाम है विजय जादव, जादव जादव है ना? सो यू मे यू मे रिलेट विथ मी मोर, आई एम कंसिडरिंग। चलो ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो वैसे तो मैं, हमारे इंस्टीट्यूट, हमारी एक इंस्टीट्यूट है, आप जब भी क्लास हो जाए आप लिख लेना नाम, ताकड़कर क्लासेस नाम का कोई क्लासेस है पुणे के अंदर, आप डालेंगे गूगल पे तो आप यहाँ पे आ जाएगा। तो वहां पर मैं फिजिक्स नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मैं यहाँ पर बस नीट जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए ही फिजिक्स पढ़ाता हूँ। उसके अलावा मैंने 9 साल में लास्ट फाउंडेशन 10 तक सब कुछ पढ़ा दिया है, बायो नहीं पढ़ाया बस। बाकी मेरे को मैथ्स के बारे में आइडिया है, मेरे को केमिस्ट्री के बारे में पूरा आइडिया है, मेरे को फिजिक्स के बारे में पूरा आइडिया है। तो फाउंडेशन, मेरा जो अभी तक का 10 साल का एक्सपीरियंस है उसको हाथ में लेके मैं पूरा आपको देने वाला हूँ। अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, मैं 3 बुक्स में से कोई एक स्टैंडर्ड बुक चूज करने वाला हूँ फाउंडेशन के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए। एक तो मैं सिंगे चूज करूंगा जो कि जेडबल एडवांस को क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, या तो मैं पियर्सन चूज करूंगा। आपके इंस्टीट्यूट के अंदर जहां पे भी आप पढ़ते हैं वहां पे जाके आप टीचर्स को पूछ सकते हैं, सर ये मैडम ये पियर्सन से पुस्तक काय असते हो नेमकं, वो बता देंगे आपको। फाउंडेशन का स्टैंडर्ड बुक आता है, ऑल ओवर इंडिया में चलता है। और थर्ड एक एचसी वर्मा का भी फिजिक्स का बुक है, वो तो एचसी वर्मा का एक ही रहेगा, बाकी अदर भी जो रेफरेंसेस के बुक्स रहेंगे उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो फिर एक एमटीजी का भी बुक आता है।
तो एमटीजी के बुक के बारे में हम जाने का प्रयास करें। मेरे दिमाग में पूरा प्लानिंग अच्छे से मैंने बैठा के रखा है, क्योंकि क्या है ना, दिस इज अ स्टार्टिंग ऑफ अ बिग थिंग व्हाट आई एम स्टार्टिंग विथ यू। तो जो मैं कभी कर रहा हूँ शुरू, उसमें मुझे ना इतना सा कमी भी नहीं रहने देना, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा केयर ले रहा हूँ। तो ज्यादा क्लासेस हो कम क्लासेस हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम लोग के भेजे में जाएगा नहीं बात, तब तक मैं पढ़ाने वाला हूँ। और जब ये सब हम पढ़ाएंगे, और पढ़ाने के बाद में इस पे हमारा टेस्ट भी होगा, और हमारे साल के एंड का टारगेट ये है कि आपका जेई मेंस का 11th के सिलेबस का फिजिक्स का केमिस्ट्री का मैं टेस्ट लूंगा। और मैं चाहता हूं उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। मैं चाहता हूं कि जब साल के एंड में वो टेस्ट आपका लूंगा, तब आपसे वो टेस्ट क्लियर होना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड हैव मोर देन 50% मार्क्स। अगर आपने ऐसा कर लिया, तो आप इतना तो सोच लेना कि भाई सर ने हमको बहुत अच्छे स्तर पे पहुंचा दिया, और मैं कर सकता हूँ, आई नो दैट। सर उस लेवल पे अभी पढ़ा दोगे क्या, हो जाएगा? अरे फाउंडेशन अगर बोला जाए ना, तो सीईटी आप इजीली क्रैक कर पाते हो। आप बुक्स देखोगे तो आपको पता चलेगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। जब तक पढ़ाएंगे ना, तब तो आप समझेगा नहीं, ऐसा वाला बात हो जाएगा। लेट इट बी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं आपको कुछ स्टैटिक्स बता रहा हूं, इसको आप दिमाग में रखोगे, और इसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए, I'll start with some basic things। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कुछ इंस्टीट्यूट्स है, उसमें एक इंस्टीट्यूट आता है एलन का। सुना आपने कुछ एलन नाम ऐसा? यस। यस। और एक होता है आकाश, अगर आपने सुना होगा तो। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने आकाश में वर्क किया है। और मैंने, और एक है बड़ा एनवी सर का मोशन नाम का, मैंने मोशन में भी वर्क किया है। तो ये दो बड़े इंस्टीट्यूट का मुझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। तो इसी पैटर्न में मैं आपको एग्जैक्टली ले जाने वाला, जो ऑल ओवर इंडिया में कंटिन्यू करते हैं। अब होता क्या, जरा जरा समझिए, स्टैटिक समझिए। एलन क्या करता है, एलन भी, आकाश भी, मोशन भी, इसके अलावा फिटजी नाम का एक इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा एक श्री नारायणा नाम का एक इंस्टीट्यूट है, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जो कि अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं। कुछ अभी अन अकेडमी फिजिक्स वाला, बायजूस, ये भी इंस्टीट्यूट्स आ चुके हैं। अब इन सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में एक अच्छी बात है, मैं आपको सबसे पहले फ्रैंकली बताना चाहता हूँ। तो क्या अच्छी बात है? तो अच्छी बात ये है कि ये जो सारे इंस्टीट्यूट्स है ना, ये सारे इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे पैमाने पे स्टैंडर्ड सिलेबस को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या छोटा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि ये एक बार जब इनका टीचर पढ़ाता है ना, तो सामने इनके 80 या 90 बच्चे रहते हैं। अगर फिजिक्स वाला का आपने ऑनलाइन वीडियो देखा होगा, तो उनके सामने बच्चा ही नहीं होता। तो बच्चा जब रिकॉर्डिंग वीडियो देखेगा तो वो होगा। लेकिन जब मैं जानवी को पूछूंगा, जानवी ये मैंने पढ़ाया है, तेरे को समझा क्या? तो जानवी कहेगी यस। तो मैं जानवी को पूछूंगा, तो बता तेरे को क्या समझा? फिर जानवी बोलेगी मेरे को तो नहीं समझा। तो मुझे तुरंत पता चलेगा जानवी का दिक्कत क्या है। इट मीन्स आई जस्ट नीड 10 गर्ल्स, और नहीं भी आया तो चल जाएगा। आई एम सफिशिएंट, आई एम हैप्पी विद 2 गर्ल्स। लेकिन मेरा ये कहना है, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उनको मेरे को उस लेवल पे ले जाना है कि वो सबसे डिफरेंट बन जाए। तो ये फायदा है कि 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। और आप बिलीव नहीं करोगे, आई एम चार्जिंग रियली हेवीली फॉर 11th स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन आ गया आपके फैमिलीज के साथ, एंड आई एम रियली हैप्पी विद देम। जैसे मैं आया था, 2 बार आया, आई स्पेंट सो मच ऑफ टाइम विद देम। तो अब जरा स्टैटिक समझिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। ये जब आप समझोगे, तब आपको महत्व पता चलेगा इसका। जरा आप अच्छे से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं आपको अभी। एलन के अंदर कुछ बैचेस, मतलब कुछ बैचेस पढ़ाई जाती है। तो एलन के अंदर 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th, इतने बैचेस पढ़ाए जाते हैं फाउंडेशन के लिए। आकाश के अंदर भी यही स्थिति है, पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद में बच्चे क्या करते हैं, 11th में एडमिशन ले लेते हैं इंस्टीट्यूट्स में। अब जो बच्चा विदाउट फाउंडेशन आया है वहां पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो बच्चा विदाउट फाउंडेशन गया है, वो बच्चा भी उतना ही फीस पे करता है, और जो बच्चा विद फाउंडेशन गया है, वो बच्चा भी उतना ही फीस पे करता है। लेकिन दिक्कत ये हो जाता है कि हमेशा जो बच्चे आईआईटीज में प्लेस होते हैं ना, उन बच्चों की संख्या इस फाउंडेशन के क्राउड के अंदर से, जितने भी इंस्टीट्यूट है, बस मैं आकाश अलग नहीं कह रहा, जहां पे भी क्वालिफाइड टीचर है, वो बच्चों को फाउंडेशन पहुंचा सकता है। ये आकाश अलग क्या कर रहे हैं, वो टीचर्स को हायर कर लेते, अच्छा पैसा देते और पढ़ाने को बोलते, वही तो कर रहे हैं। उसके ओनर थोड़ी खुद जाके पढ़ा रहे। तो बताने का मर्म क्या है, जहां जहां पे अच्छे टीचर्स को गैदर करके सिस्टम बनाया जाएगा और बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, वहां पे बच्चों का रिजल्ट आता है। लेकिन जो 11th वाला बच्चा है ना, ये 11th वाला बच्चा क्या करेगा, बस ये 11th वाला बच्चा बस इंस्टीट्यूट का पैकेट भरने का काम करेगा, है ना? पैकेट, पैकेट पे नहीं, पीपी।
तो पैकेट के अंदर उनके पेन ही जाएगा बस। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट कहां से आ रहा है आपको पता है? एक्चुअल रिजल्ट आता है इन फाउंडेशन के बच्चों का। एक्चुअल में मेरे में विश्वास करो, मेरे खुद इंस्टीट्यूट की ये बात है। तो फाउंडेशन के बच्चों को हम लोग जब बचा लेते हैं ना, जो इलेवंथ में लेके आते हैं, तब उनको पढ़ा के हमारा रिजल्ट आता है। तो इसीलिए फाउंडेशन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चों का बस पैसों पैसों के लिए, खास करके इनका सीईटी में हो सकता है, एक आध एनआईटी में हो सकता है, लेकिन टू गेट आईआईटी इज रियली डिफिकल्ट फॉर देम एक्चुअली। वैभवी, जानवी और नाम भूल गया मैं इसका, अनुष्का। अनुष्का ने फिर से वीडियो ऑन कर लिया, सॉरी सॉरी, टेबल ही आगे चला गया। सो सो हाँ, करेक्ट। वंस अगेन आई स्टार्ट विद इट। सो बताने का मर्म यह है कि आपने जो निर्णय लिया है, मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूँ इस बारे में कि वो निर्णय बुरा नहीं है, वो निर्णय बहुत ज्यादा अच्छा निर्णय है। इससे बेस्ट निर्णय हो ही नहीं सकता था। इस बात पे आप विश्वास कर लो पहले तो। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो आप तीनों कॉन्फिडेंट है कि आपने जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय लिया है, क्योंकि आप आपके स्कूल्स के अलावा इधर टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो बेकार टाइम नहीं जाना चाहिए। तो ये आपको इस साल के एंड में पता चलेगा कि आपने एक्चुअल में क्या अचीव किया है। ठीक है, तो अब मैं शुरू कर सकता हूं, करेक्ट? शुरू कर सकता हूं। अब व्हाट विल बी द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर? अब इसका स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर होना चाहिए ना, कि इसका भाई स्ट्रक्चर क्या है, कब कब क्या क्या कवर होगा, इसके बारे में तो बात होनी चाहिए। तभी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फाउंडेशन के लिए एक्चुअली आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट विल बी फिजिक्स, सेकेंड विल बी केमिस्ट्री, थर्ड विल बी मैथ्स एंड फोर्थ विल बी बायो। अब इसमें होता यह है, पढ़ाते तो चारों है, लेकिन जब बच्चा 11th में जाता है ना, तो बच्चा कोई तो 3 सब्जेक्ट चूज करता है। मतलब क्या, जो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स चूज कर लेता है, वो बच्चा आगे जाके एक एग्जाम देता है, जिस एग्जाम का नाम होता है JEE। ये JEE में 2 एग्जाम होते हैं। तो इसमें जो 2 एग्जाम्स के बारे में भी स्पेसिफिकली यहां पर बात कर रहा हूं, तो इसमें जो पहली एग्जाम होती है वो होती है आपकी JEE मेंस। दूसरी जो एग्जाम होती है, वो दूसरी एग्जाम होती है JEE एडवांस। अब JEE मेंस का फायदा क्या है सर? तो JEE मेंस से आपको इंडिया के अंदर कुछ पर्टिकुलर एनआईटीज है, उसके अंदर आप इजीली जाके प्लेस हो सकते हो। क्या आप मुझे 1 मिनट दे सकते हो? तो मैं थोड़ा मेरा मोबाइल सॉरी लैपटॉप को चार्जिंग को लगा देता हूँ, थोड़ा चार्जिंग कम हो चुका, 1 मिनट बस। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। सो यस, जैसे कि आप देख रहे हैं, JEE एडवांस आई साइड। अब JEE मेंस में नियर अबाउट एक 24K, मतलब 24,000 सीट्स है। कुछ कॉलेजेस हैं जिसे हम NIT कहते हैं, NIT। और उसके बाद में NIT के कुछ कॉलेजेस रहते हैं। JEE एडवांस को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें नियर अबाउट 17,900, मतलब मैं नियर अबाउट एक 18,000 कॉलेजेस रहते हैं, जिससे आपको IIT मिल जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुल मिला के JEE के लिए जो बच्चे बैठते हैं, उनकी संख्या इस साल थी 24 लाख। अब
कुछ ऐसे भी लोग हैं। अब आप मुझे बताइएगा, कुल मिला के अगर आप अगर 24,000 प्लस 18,000, मान लो 50,000 भी अगर हम पकड़ लेते हैं, तब खुद देखिए 24 लाख में से बस 50,000 बच्चे ही प्लेस हो सकते हैं इन कॉलेज में, इससे ज्यादा लोग नहीं जा सकते। सर बहुत डिफिकल्ट है क्या? मैं यही नहीं कहूंगा डिफिकल्ट है या कम डिफिकल्ट है, मैं आपको ये कहूंगा कि अगर अब से प्रयास किया जाए तो बहुत ईजी है आपके लिए। बाकी लोगों के बारे में मेरे को नहीं पता, मैं आपके बारे में बता सकता हूँ, आपके लिए ईजी रहेगा अगर आप अभी से प्रयास करते हैं। आप में से कोई सोच रहा होगा भाई लेकिन मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था, सर तो हमें बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं ना जेई में। तो ऐसा नहीं है। जो बच्चे आगे जाके डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर, ये तो जेई मतलब इंजीनियरिंग मतलब टेक्नोलॉजी के साइड वाला फील्ड रहता है। जो कोई मान लो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो यहाँ पर जो पीसी भी है ना, कौन कौन सा टॉपिक देखो, एक पी, एक सी और एक बी, समझ में आ रहा है? पीसीबी, ये 3 सब्जेक्ट का पढ़ाई करते हैं, फिर वो मैथ्स का पढ़ाई नहीं करते। और उसकी वजह से फायदा ये हो जाता है कि इनका एक ही एग्जाम होता है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे, सो मेनी एग्जाम्स आर नॉट देयर एक्चुअली, वन सिंगल एग्जामिनेशन इज देयर कॉल्ड एनडब्ल्यूडी, नीट। अब ये जो एग्जाम है, जो नीट का एग्जाम, जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो ये नीट के एग्जाम में कुल मिला के इस साल जो बच्चे बैठे थे वो थे 27 लाख बच्चे। अब 27 लाख बच्चों में से नियर अबाउट पहले 80,000 जो बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाते हैं। एम्स की बात भी नहीं कर रहा मैं, एम्स तो बहुत कम लोगों को मिलता है, एम्स दिल्ली वाले पहले 30-40 जो मेरे बच्चे रहेंगे वो। लेकिन उसके अलावा बस अगर किसी की अभिलाषा ये भी है कि हमें बस गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में जाना है, फिर भी उनको इतना ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है कि 27 लाख में से बस 80,000 बच्चे प्लेस हो सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी आप पकड़ लो तो, बीएमएस पकड़ लो। सो अभी बताइए, मतलब एक नियर अबाउट एस्टिमेशन बता रहा हूँ। तो इसीलिए फाउंडेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर आप सच में करना चाहते हो तो यू मे स्टार्ट अर्ली। आप बोलोगे सर इसके वाला कुछ उपाय नहीं है क्या? नहीं है, इसके वाला सच में कुछ उपाय नहीं है। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स रिजल्ट्स यहीं से लाते हैं, फाउंडेशन के बच्चों को आगे ले जाके। 11th में आने वाला बच्चा उनको आईटी का रिजल्ट नहीं दे सकता, हार्डली एक दो लोग रहते हैं जो कि कॉलेज के टाइम पे भी कॉलेज टॉपर्स रहेंगे, ऐसे लोग बस उनको रिजल्ट दे पाएंगे। सारे लोग उनको रिजल्ट नहीं दे पाते, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। चलिए। हम्म। तो फिर अभी क्या किया जाए, कैसे किया जाए? सो अभी हमें पढ़ने हैं यही चारों सब्जेक्ट्स, चारों सब्जेक्ट्स। और इन चारों सब्जेक्ट्स को हमको एक बेसिक लेवल तक 9th को पूरा देखना है और 10th को भी पूरा देखना है। मतलब इसमें से हम लोग प्रयास करेंगे कि एक भी टॉपिक ना छूटे और हम सारे टॉपिक्स को कवर कर ले, सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाए और उसमें हमारे टेस्ट होते रहे। ये सारी चीजें अगर होती रहेंगी तो फिर तो टेंशन ही नहीं रहेगा। यस। अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? आपको स्ट्रक्चर क्लियर है क्या? वंस यू विल बी क्लियर रिगार्डिंग स्ट्रक्चर कि भाई क्या है ये मायाजाल और हमको क्यों इतना पढ़ाई करवा रहे हैं, ये जिस दिन आपको क्लियर हो जाएगा ना, उसके नेक्स्ट डे से आप उसको सीरियस लेना चालू कर दो। तो अगर आपको नहीं आया तो स्क्रीनशॉट भी निकालो, लगा तो कोई दिक्कत है, वैसे वीडियो में आपको भेज दूंगा बट लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ। सभी लोगों को क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है? ओके। चलिए। अब अब मैं आता हूं सबसे पहले फिजिक्स नाम के सब्जेक्ट के ऊपर, फिर हम कल मोस्टली मैथ्स भी देखेंगे, या फिर पहले फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं, फिर हम मैथ्स की ओर जाएंगे। इस हिसाब से भी स्टार्टिंग में एक 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 चैप्टर हम करेंगे, बाद में फिर मैं आपको शेड्यूल देने वाला हूँ, 3 या 4 दिन का शेड्यूल रहेगा। मतलब हर रोज कुछ 2 से 3 घंटे तक के क्लासेस होंगे। तो जैसे आप आओगे कॉलेज से, तो आपको क्लासेस करने के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, नेक्स्ट डे मैं आपको होमवर्क चेक करूंगा, तो मैं आपसे पर्सनली उसके बारे में, मेंटरिंग के बारे में बात भी करूंगा कि कैसे आगे जाना है। मतलब कुछ मेरे को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, कभी रिजल्ट आना ही चाहिए और भी खतरनाक रिजल्ट आना चाहिए। चलिए अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सो ये जो फिजिक्स नाम का सब्जेक्ट है ना, कुछ लोग कहते हैं बड़ा स्वीट सा सब्जेक्ट है, कुछ लोग बोलते हैं बड़ा बेकार सा सब्जेक्ट है फिजिक्स। आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है? यस। जानवी, क्या लगता है फिजिक्स को पढ़ाया कैसे लगा आपको? ओके ओके सर। ओके ओके ओके। अनुष्का तुझे कैसा लगा? जय। ओके। ओके ओके। ये ओके ओके क्या होता है वैसे? 2 टाइम्स ओके ओके मीन्स व्हाट? गरम गरम, हॉट हॉट?
क्या होता है, बोलते हैं ना वो लोग गरम गरम चपाती। तो सिमिलर, ओके ओके मीन्स व्हाट? डबल डबल टाइम्स ओके। वैभव तेरा क्या कहना है, तुझे फिजिक्स कैसे लगता है? Sir, 80% easy, but 20% is going hard. ओके 80% इजी बट 20% गोइंग हार्ड, या करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नीट के एग्जाम में अगर आपको मार्क्स देखने हैं तो फिजिक्स 180 मार्क्स को पूछा जाता है। थोड़ा मैं और पीछे जाऊंगा, इसके मार्क्स के बारे में बता दूं ना आपको अच्छे से। अभी देखिए होता क्या है, बताया क्या, जो नीट है ना, नीट, तो नीट के टोटल जो 720 मार्क्स का पेपर होता है, इसका कितने, 720 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें जो फिजिक्स नाम का सब्जेक्ट है वो 180 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। जो केमिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट है वो भी 180 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और जो बायो नाम का सब्जेक्ट है वो 360 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नीड टू अंडरस्टैंड। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सर ये बायो इतना खतरनाक है? यस 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 यस, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। सर लेकिन हार्ड कौन सा है सर इन तीनों में से? आई से फिजिक्स। लेकिन सर इसको तो 180 मार्क्स है। लेकिन जब तक तू इस 180 में से 120 नहीं ला पाएगा ना, तब तक तेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही नहीं सकता। I'll tell you one short story of my two students. मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका नाम है, अभी भी, अब मैं आपको उनको बुलाने वाला हूँ अभी मोस्टली 2-3 दिन में ना, जैसे फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे ना। दोनों भी टॉपर्स, तालुका लेवल के टॉपर्स है। एक को 640 मार्क्स आए, एक को 633 मार्क्स आए हैं। उन दोनों को बुलाने वाला हूँ, आपको गाइड करने वाली है दोनों, मतलब आप तीनों को, कि वो बताएंगे आपको अभी से कैसा, क्या आपका कॉन्शियसनेस रहना चाहिए, आपने कैसे पढ़ाई करना चाहिए थोड़ा आप, क्योंकि जिन्होंने रिजल्ट लाया है वो आपको अच्छे से बता पाएंगे ना, आपका रिजल्ट कैसे आना चाहिए इसके बारे में, है ना, इस हिसाब से। तो अभी ये जो फिजिक्स दिख रहा है सिंपल, 180 मार्क्स कम लग रहे हैं, लेकिन जब तक इसको लाएंगे नहीं ना, क्योंकि अभी का करंट कंडीशन में अगर आपको किसी भी 11th के बाद में, अगर 12th के बाद में अगर आपको किसी भी एम्स में या फिर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर मेडिकल करने या फिर एमबीबीएस करने जाना है ना, तो आपको मोर देन 600 मार्क्स चाहिए। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 630 मार्क्स से ज्यादा चाहिए। 630 से ज्यादा चाहिए। बीजे विजय चाहिए तो 640 से ज्यादा चाहिए। कुछ बीजे मेडिकल नाम का अच्छा कॉलेज है। तो अगर आप मुझे बताइए, अगर 600 मार्क्स अगर चाहिए, तो कितने भी अगर आप ला दोगे ना, तो इधर आपको 120 से ज्यादा लाने पड़ेंगे फिजिक्स में। तो फिजिक्स का पढ़ाई भी अच्छे से होना चाहिए, केमिस्ट्री का भी अच्छे से होना चाहिए, और एक बायो नाम का सब्जेक्ट होता है, उसका पढ़ाई भी अच्छे से होना चाहिए। या अभी उसके अलावा, तो जैसे, या जय श्री Yeah. संस्कृति, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप भी आपके वीडियो ऑन कर सकते हो, तो मुझे आपसे इंटरेक्ट करने में अच्छा लगेगा बहुत ज्यादा, है ना। तो जब तक आप मेरे सामने नहीं रहेंगे तब तक मैं आपसे बात ही नहीं कर पाऊंगा। Sanskrit. यस संस्कृति, हाउ आर यू संस्कृति? यस, युअर फाईन, म्हणजे दिसलं मला तू फाईन बोललीस. चालतंय, आता थोडंसं पुढे जाऊयात. संस्कृती मी ना पॅटर्न सांगतोय बरं का, की ऍक्च्युली जे फाउंडेशन क्लासेस असतात ना, ते एका एमसाठी असतात. हो. काहीतरी आपल्याला मिळवायचं असतं त्यासाठी असतात. असं नाही की सर आम्हाला 9वीला ना शेवटी बोर्डामध्ये लय चांगले मार्क्स पाहिजेत सर, त्याच्यामुळे आम्ही फाउंडेशनचा अभ्यास करतो, ऐसा नहीं होता. वो बोर्ड के मार्क्स से कुछ रेट ही नहीं करता है। ये तो डायरेक्ट आगे जाके ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम होता है ना, उसके लिए अभी से इसे पढ़ाया जाता है. आतापासून याला शिकवलं जातं असं आहे. आता बघ बरं का, मी यांना जस्ट नीट बद्दल सांगितलं, आता मी यांना फक्त सध्या जेई मेन्स बद्दल सांगेन, कारण जेई एडवांसचा पैटर्न चेंज होता रहतो. थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रहेंसिव ऐसे क्वेश्चन थोड़े रहते हैं पैसेज टाइप, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा. जेई मेन्स का जो एग्जाम होता है ना, 300 मार्क्स का होता है. तो उसमें फिजिक्स को 100 मार्क्स, केमिस्ट्री को 100 मार्क्स, और मैथ्स को 100 मार्क्स रहते हैं. तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अरे एग्जाम्स कैसे रहते हैं पता है? अगर आपने कोई क्वेश्चन राइट दे दिया ना, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं. एक का भी आंसर गलत हो गया तो -1. तो गलत आंसर को क्लिक करना, इट मींस 4 मार्क्स तो गवा ही देना है, क्योंकि 4 मार्क्स तो मिले नहीं, लेकिन वन सेकेंड और एक प्लस मार्क्स, वन मार्क्स वो भी चला जाएगा, मतलब आपके 5 मार्क्स हट जाएंगे. तो इसलिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है जब आप एक एक क्वेश्चन को मार्क करते हो तब. चलिए, आप सभी लोगों को मोस्टली यहां तक की बातें क्लियर होंगी जो मैंने कही है अब तक. अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा. यस, नाउ अभी तो स्ट्रक्चर हमने पूरा अच्छे से कवर कर लिया जितना मैं जानता हूं. अभी जैसे मैं फिजिक्स के बारे में बात कर रहा था, तर फिजिक्समध्ये आपल्याला ह्या वर्षी 9thला काही सब्जेक्टचा अभ्यास, काही चॅप्टर्सचा अभ्यास करायचा. एक 8 ते 9 चॅप्टर्स असणार आहेत. पण त्यामध्ये जो चॅप्टर मला सगळ्यात आधी सुरू करायचा आहे, तो चॅप्टर, त्या चॅप्टरचं नाव आहे युनिट्स एंड मेजरमेंट. आप में से कितने लोगों ने इस चैप्टर का नाम सुना है कभी? किती लोकांनी याचं नाव ऐकलंय?
युनिट्स अँड मेजरमेंट काय असतं नेमकं? कधी ऐकलं चुकून चुकून मुकून? नहीं सुना किसी ने? ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट नाम का एक चैप्टर होता है जिसमें कुछ लेंथ कैसे मेजर किया जाए, मास कैसे मेजर किया जाए, टाइम कैसे मेजर किया जाए, है ना, मेजरमेंट कैसे किया जाए चीजों का, इसके ऊपर का बात है। अभी मैं अभी आपको एक चैलेंज देने वाला हूँ। हर चैप्टर से पहले एक चैलेंज होगा, ठीक है? मैं क्या करूंगा पता है क्या? ये चैप्टर जैसे खत्म होता है, ये चैप्टर खत्म हो जाने के बाद में आप सभी लोग अच्छे से याद करेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। सब लोगों का ध्यान इधर मेरी ओर ही होना चाहिए। दिस इज ओपन चैलेंज टू बोथ ऑफ यू। लाइक आप कितने लोग हैं मीटिंग में? जो कंसिस्टेंट रहेगा उसके लिए रहेगा, लेकिन अभी आप मान लो 5 लोग, मुझे छोड़ के 5 लोग हैं। ये 5 लोगों के लिए मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं। जिस दिन मैं ये चैप्टर खत्म करूंगा, क्या कहा मैंने? जिस दिन मैं ये चैप्टर खत्म करूंगा उस दिन मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आपने सच में अच्छे से ध्यान दिया होगा तो आप कम से कम 70% क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, जो कि JEE मेंस में दिए हैं और नीट में दिए हैं। कितना बोला मैंने? कितने परसेंट क्वेश्चंस? 70. 70। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो? बिल्कुल नहीं। अगर नहीं हो पाया मान लो ऐसा, फिर देन व्हाट टू डू? ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा हो गया तो मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा उसे। मैं आपको फिर सुबह जल्दी उठ के 6 से 8 के बीच में उठाऊंगा ऑफिस से पहले, लेकिन आने ही चाहिए मार्क्स, क्योंकि पढ़ाया मतलब आना ही चाहिए। सो आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब मैं शुरू कर रहा हूं। ये चैप्टर हम लोग कुछ ही घंटों में खत्म करेंगे और उसके बाद भी हम डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जाएंगे। मैं डायरेक्ट ऑनलाइन कोई भी क्वेश्चन उठाऊंगा, आप ही के सामने गूगल पे जाऊंगा, सर्च करूंगा, क्वेश्चन उठाऊंगा और आप मुझे उसके आंसर करोगे। आप सब लोग रेडी है इसके लिए? तो आपको अभी बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना है। आपके सामने एक नोटबुक रहना चाहिए, एक पेन रहना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? सर हम तो मूवी देखने आए थे। ऐसा नहीं है, ये ब्लैक कलर की स्क्रीन पे क्या मूवी देखेंगे ना, हम यहाँ पे पढ़ने आए थे। तो आपको अच्छे से नोट डाउन करनी है सारी चीजें। और ये रिकॉर्डेड वीडियो तो मैं आपको भेज ही दूंगा, आपको अलग से भी अगर देखना है, यू मे सी इट, है ना, करेगा। बस प्लीज बाहर हर एक को मत पहला देना, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। आप इतना मेहनत से सुन रहे हो तो आई शुड, मुझे लगता है आपके क्लास से 5 या 6 टॉपर्स आने चाहिए, है ना। हर एक पर्सन आ जाएगा तो मजा नहीं है। ठीक है, लेट इट बी, आई स्टार्ट नाउ, ओके। सो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, या ये ब्लैक स्क्रीन करने से आपकी आंखों को कम तकलीफ होता है। आप में से कितने लोगों को पता है, आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि पुराने जमाने में ना लोग चीजें मापा करते थे? आपने सुना है कुछ एक साइंटिस्ट का नाम जिसका नाम था डार्विन? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ डार्विन व्हिच कम्स इन बायोलॉजी? डार्विन, ठीक आहे, लेट इट बी। त्याने म्हटलं होतं की आम्ही माकडापासून आलोय, आमचे पूर्वज माकडं होते, एप एप, मतलब एप से आगे जाके ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट बताना चाहूंगा। ये डार्विन, ये डार्विन वही पर्सन है जो बोला था कि अगर उस टाइम पे, मतलब उसने बताया था कुछ उस टाइम पे, एक हिरन था, हिरन, कौन था? हिरन, डियर। वो घास खाते खाते आगे गया, एक टाइम पे जमीन के नीचे का पूरा घास उसने खा लिया, अब घास नीचे बचा नहीं, तो उसे लगा कि पेड़ों के ऊपर का घास मुझे खाना चाहिए, इसलिए उसने उसकी मुंडी को ऊपर किया। अब घास मतलब ऊपर के पत्ते खाने लगा पेड़ों के ऊपर के। अब होने हो ये गया कि नीचे के सारे पत्ते खत्म हो गए। अब उसे बहुत भूख लगी थी, तब वो खाते खाते मतलब ट्रेस करने लगा खाने का। अब उसने उसकी मुंडी को स्ट्रेच किया, त्या मानेला त्याने त्याच्या स्ट्रेच केलं, स्ट्रेच किया और बाद में दिखाई पड़ा कि उसकी मुंडी बहुत लंबी हो गई और आगे जाके वो जिराफ बन गया। ये थ्योरी है डार्विन की, मेरी थ्योरी नहीं है, ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये कसम से ये डार्विन की थ्योरी है। ये बायोलॉजी में पढ़ाई भी जाती है। 20,000 साल, 20,000 साल पहले बोल, सॉरी, 22 साल पहले, 22 या 25 साल पहले अमेरिका के सिलेबस से, बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक से डार्विन का थ्योरी हटा दिया गया था। इंडियन टेक्स्ट बुक से अभी 4 या 5 साल पहले हटाया गया है। इतना पिछड़ा हुआ है हमारा सिस्टम, बट स्टिल बताने का प्रयास मेरा ये था कि थ्योरी गलत थी, लेकिन उसने बताया था ऐसे। उसने और एक चीज बताया था, अब आपको ये देख के भी ये देख के शौक लगे, बायोलॉजी में आएगा इसलिए आपको बता रहा हूँ। उसने पता क्या बोला था? उसने बोला था कि एक अस्वल, माहिती का अस्वल, एक पोलार बियर रहते, पोलार बियर, व्हाइट कलर के रहते हैं। वो क्या करते पता है क्या? वो ना ऐसा बहुत ज्यादा खाना खा लेते, और ना जब बहुत ठंड गिरती है ना,
तो गुफा में जाके 6 महीने सो जाते हैं वो लोग, जल्दी बाहर नहीं निकलते, बहुत ठंडी के समय में बाहर नहीं निकलते, बहुत खा के प्रिजर्व करते हैं और कुछ महीनों तक निकलते नहीं। तो ऐसे रहते हो। अब उसने क्या बोला, ऐसा ही एक पोलर बियर था, उसने कुछ इंसेक्ट्स को खा लिया। इंसेक्ट पता है क्या होता है? इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स को खा लिया, और इंसेक्ट को खाने के बाद में अब उसे कुछ प्रॉब्लम होने लगा, और वो पानी में चला गया, अब वो ब्लू व्हेल बन गया है। तो ब्लू व्हेल किसके वजह से आया है? ऐसा तो बोला था, आई एम नॉट जोकिंग, यू मे सर्च इट ऑन गूगल, आई एम नॉट जोकिंग एक्चुअली, बट आई नो दैट आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू। ऐसा उसने बोला। तो लोग बोलने लगे भाई अभी इतना बड़ा आदमी भाई झूठ तो नहीं बोलेगा, मतलब बोल तो रहा है तो सही बोल रहा होगा, तो फिर अभी चलो मान लेते हैं, हम भी विश्वास, है ना। तो एक्चुअली उसके बाद में फिर अभी भी मैंने एक थ्योरी बनाया है। वो जो लोग थे ना, पहले वो लोग गधे थे, नहीं सॉरी सॉरी, पहले वो इंसान थे, फिर उन्होंने डार्विन का थ्योरी सुन लिया, फिर उनको लगा कि ऐसे भी होता है, फिर वो क्या बन गए, क्या बन गए वो आगे जाके, वो आगे जाके गधे बन गए, क्योंकि कुछ भी सुनेंगे किसी पे बिलीव करेंगे तो ऐसे होगा ना। तो ऐसी कुछ थेरीज है एक्चुअली डार्विन की, तो बायोलॉजी के अंतर्गत ये थेरीज वगैरह आती है। अब क्या हो गया ना, उस टाइम पे उसको स्टोन एज कहा जाता था, उस टाइम को स्टोरेज आपको पता होगा ना, जहां पे लोग पत्ते वत्ते के कपडे पहनते थे, हातामध्ये एक भाला असायचा, सकाळ सकाळी भाऊ गेला बाहेर, गुफेच्या बाहेर निघाल्यावर त्याला एक हरिण दिसलं, फेकून मारला त्याला भाला, हरिण मरून पडलं, त्याला उचलून घरी आणलं, त्याला खाल्लं, है ना, नातेवाईकात वाटून टाकला। तो उस टाइम पे ना ऐसा कुछ मेजरमेंट सिस्टम नहीं था, अगर आप चेक करोगे तो। उस टाइम पे कैसा था ना, कि किसी गुफा में रहते थे, सिंपल सिंपल कपड़े पहनते थे पत्ते वत्तों के, और कुछ मिला जाए तो खा लेते थे खाना, ऐसा वाला परिस्थिति था उस टाइम। लेकिन अब हुआ क्या बताया क्या आपको, अगर आप मतलब आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस टाइम पे कुछ ऐसा चिंता नहीं था ना। अब आगे जाके लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, अब लोग स्वार्थी बनने लगे, अब लोगों को बड़े बड़े घर चाहिए थे, अब लोगों को बड़ी बड़ी लैंड चाहिए थी, लोगों को अपना समय बचाना चाहिए था। तो अब कुछ कुछ चीजों की जरूरत आन पड़ी। पहले किसी को हरिन को मार के गिराने के बाद में, उसको काटने के बाद में कोई भी कितना भी खाता था, किसी को दे भी देते थे, भाई तू घर पे ले जा, तू भी खुश रहे। तो उस टाइम पे वो तो नेचर से इजीली मिल जाता था। अब अगर हमारे में से कोई अगर नॉनवेज लेने जा रहा है, तो दुकान के बाहर लाइन लगानी पड़ती है, फिर वो बोलता है 1 किलो इतने को, 2 किलो इतने को, क्योंकि अब उसका भाव बढ़ चुका है। तो जिन जिन चीजों के भाव ज्यादा बढ़ जाए, जिन जिन चीजों का यूज ज्यादा होने लगे, उन उन चीजों को मेजर करने के लिए कुछ कुछ मेजरमेंट सिस्टम का यूज करना पड़ता है। ज्या गोष्टींना, ज्या गोष्टींचं महत्व वाढत चाललंय, ज्या गोष्टींचा वापर जास्त म्हणजे प्रमाणात केला जाणार आहे, त्या गोष्टींना मापलं जातं, कळतं का? उदाहरणार्थ, वेळेला देखील आपण मापतो. जर समजा माझं वजन खूप वाढत चाललंय, वजन 2 प्रकारे वाढत असतं. एक खूप कष्ट केल्याने वजन वाढतं, दुसरं कष्ट न केल्याने देखील वजन वाढतं. मी वजन वाढणं म्हणजे कष्ट न केल्याने जे वजन वाढेल त्याबद्दल बोलत आहे. मग समजा माझं वजन खूप जास्त वाढलं, आता त्याला जर मला मेजर करायचं आहे, तर मी केजी मध्येच मेजर करणार ना, किलोग्राम मध्ये। मैं आपको पूछना था के और जी, के क्या होता है? के क्या होता है? मैं से आपसे पूछना चाहता हूँ। पहले दिन मैं जानना चाहता हूँ आपको कितना पता है, फिर आपको जितना पता है उसने उसमें से मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ। यस अनुष्का, के मतलब क्या है? जोरात बोल, जरा जोरात बोल। जानवी क्या क्या कहा उसने? 22 किलोग्राम। ओके, के मतलब किलो, जी मतलब ग्राम, किलोग्राम, सही है ना। के मीन्स आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा ना, मिली मिली, मिली सुना है? मिली, मिली मतलब कितना होता है, कुछ सुना है, पता है आपको? मिली, केजी, मेगा, माइक्रो, कुछ सुना है कि नहीं सुना आपने? इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं एक एक करके, क्योंकि ये सारी चीजें आगे जाके बहुत काम में आती है, तो सबके बारे में डिटेल में बात होगा। अब मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, स्टोरी के बारे में आप मुझे बताओगे, ठीक है? सब लोग अच्छे से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे घर के यहाँ पे एक दुकानदार है, मैंने क्या किया, वो दुकानदार के पास गया। उस दुकानदार को मैंने पता है क्या बोला, मैंने उस दुकानदार को बोला की म्हणजे झालं असं की एक दिवशी मी घरी गेलेलो, मग माझ्या रविवारी वगैरे घरी गेल्यानंतर आईने म्हटलं, बाळा बऱ्याच दिवसानंतर तू घरी आलायस, जा थोडी साखर घेऊन ये, जा 1 किलो साखर घेऊन ये. आता मी फिजिक्सचा टीचर आहे, पुण्यामध्ये शिकवतो, मला वाटलं गावातल्या लोकांना काय एवढं माहिती आहे. मी गेलो, त्या दुकानदाराला म्हटलं की अहो दादा मला 1 किलो साखर द्याल का हो? अब उस वाले परिस्थिति में उसने पता है क्या बोला, उसने मुझे कहा कि 1 किलो साखर, ओके। तो उसने एक थैली लिया और उसके अंदर उस साखर के छोटे छोटे दाने, क्रिस्टल्स रहते ना, एक एक छोटे छोटे टुकड़े, वो डालने लगा, 1 2 3 4, ऐसे उसने उसके अंदर 100 टुकड़े, सॉरी हजार हजार टुकड़े डाल दिए उसके अंदर। अब 1000 टुकड़े मतलब इतू सा हो गया, और मेरे को लपेट के दे दिया।
मैंने बोला भाई तेरा दिमाग घुटनों घुटनों में चला गया है क्या? मैं 1 किलो बोल रहा हूँ, 1 किलो। 1 किलो मतलब इतना इतना रहता है, तो इतू इतू का ही दे रहा है मेरे को। समझ में आ रहा है हमको क्या बोल रहा है? वो बोला कि कौन है भाई, तू कौन है? तो मैंने बोला मेरा नाम विजय है। क्या करता है? तो मैंने बोला फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो बोला कीड़े, तो फिजिक्स पढ़ा रहा है? तू पढ़ा फिजिक्स रहा है, लेकिन तेरे को खुद नहीं पता। मतलब क्या नहीं पता? उसने बोला किलो मतलब बस 1,000। किलो का मतलब उससे ज्यादा होता ही नहीं। तो अगर तू मुझे आके ये बोलता है ना कि तेरे को शक्कर 1 किलो चाहिए, तो मैं तुझे 1,000 शक्कर के टुकड़े दूंगा। लेकिन जिस दिन तू मुझे आके ये बोलेगा ना कि मुझे 1 किलोग्राम शक्कर चाहिए, तो मैं 1,000 ग्राम शक्कर दूंगा। ट्राय टू अंडरस्टँड. हम आपल्या खेड्यापाड्यामध्ये या गोष्टी नॉर्मल आहेत. किलो म्हटलं की समोरचा समजून जातो, आपण त्याला बोलून टाकतो. लेकिन जब फिजिक्स के लेवल पे आओगे, जब एक्यूरेसी के लेवल पे आओगे, तो आपको 1 किलो मतलब क्या और 1 किलोग्राम मतलब क्या पता होना ही चाहिए. सबको समझ में आ रहा है? युनिट्स इतने इंपॉर्टंट है. नाही कळालं तुम्हाला मी काय सांगतोय? कळतंय? आता मी तुम्हाला म्हटलं, सर मला 1 किलो पुढे जायचंय. अब 1 किलो पुढे जायचं म्हणजे काय? नहीं नहीं सॉरी सर, मला 1 किलोमीटर पुढे जायचंय. तो मीटर के आगे किलो डाल रहे हैं, मतलब 1,000 मीटर आगे जाना है. तो इतना छोटू सा चीज है, लेकिन गलती हो जाता है बात. तो हमें एज अ फिजिक्स का टीचर इन चीजों को भूलना नहीं है. वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. सभी लोगों को क्लियर है यहां तक मैंने क्या बोला? तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर इतनी छोटी चीज से शुरू होता है और खत्म बहुत बड़े बड़े चीजों पे होता है. चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ सकता हूं मैं? अगर आप अलो करो तो मैं थोड़ा आगे बढ़ लेता हूँ. या सो अभी आता होतं काय, दरअसल मी मला तुम्हाला काही सांगायचं आहे ते थोडंसं तुम्ही ऐकून घ्या. अभी इन चीजों को करना पड़ेगा ना. इन सारी चीजों को मेजर करना पड़ेगा, है ना? सो अब अगर इन सारी, जसं की किन किन चीजों को मेजर किया जा सकता है. जसं आता आपण थोड्या वेळा आधी पाहिलं की आपण वजनाला मापू शकतो. आपण पाहिलं थोड्या वेळा आधी की बाबा आपण टायमाला पण मापू शकतो, है ना? आता मला सांगा, आपण एखाद्या काठीला किंवा एखाद्या लेंथला, एखाद्या रॉडला मापू शकतो किती लांबी आहे त्याची. लेंथ को माप सकते हैं हम लोग. इसका मतलब लेंथ माप सकते हैं हम लोग, टाइम माप सकते हैं हम लोग, मास माप सकते हैं. कितने लोगों को लगता है हम तीन चीजों को माप सकते हैं? जैसे मेरा वजन अभी करंटली 70 किलो है, तो मेरे वजन को मैं माप सकता हूँ. मेरा 5.6 फीट का मेरा हाइट है, तो मैं उसे भी माप सकता हूँ. मैं सुबह से शाम तक टाइम पास करते रहता हूँ, तो सुबह से शाम तक मतलब मैंने 12 घंटा टाइम पास कर लिया, मतलब मैं टाइम को भी माप सकता हूँ. बताने का मतलब क्या है, हर चीजों को मापा जा सकता है. तो अभी जरा देखिएगा, ये साइंटिस्ट लोग भी बड़े चैप्टर लोग हैं, ये करते क्या है जरा देखिएगा. तो जिन चीजों को मापा जाता है ना, उन चीजों को क्वांटिटी कहा जाता है. क्या कहते हैं उसको? क्वांटिटी. मतलब क्वांटिटी म्हणजेच अशी गोष्ट, असा एक घटक ज्याला मापलं जाऊ शकतं. क्वांटिटी मीन्स व्हाट? ज्याला मापलं जाऊ शकतं. सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस. अभी तो यहां पर मैं आप सभी लोगों के सामने लिखना चाहूंगा उस क्वांटिटी को. सो देर आर सो मेनी क्वांटिटीज एक्चुअली. उसको अब ये क्वांटिटी जो रहता है, यालाच तुम्ही घटक देखील म्हणू शकता, है ना? तो कितने प्रकार के क्वांटिटी होते हैं? सो लेट्स सी कितने प्रकार के क्वांटिटी अभी हम यहाँ पर दिखने वाले हैं. तो इस क्वांटिटी में स्पेसिफिकली दो प्रकार के क्वांटिटीज आते हैं. कितने प्रकार के क्वांटिटीज आएंगे? दो प्रकार के क्वांटिटीज. तो सबसे पहले देखेंगे कि वो क्वांटिटीज कौन से हैं. सो उसमें जो सबसे पहला क्वांटिटी है, उसे मैं कहूंगा फिजिकल क्वांटिटी. मैं जो जो बता रहा हूं मैं रिवाइज करवाने वाला हूं. फिजिकल क्वांटिटी क्या है सर? ये म्हणजे जगामध्ये जे घटक मापले जातात ना, जसं वजन मापलं जाऊ शकतं, लेंथ मापलं जाऊ शकतं, टाइम मापलं जाऊ शकतं, है ना? तो वैसे वाले क्वांटिटीज के दो प्रकार आते हैं. एक होता है फिजिकल क्वांटिटी और एक रहता है मेंटल क्वांटिटी. आप में से कौन मेंटल है बताइए? I just wanted to ask you a simple question. कौन कौन इसमें मेंटल है? एक्चुअली मेंटल का मतलब ये नहीं होता कि वो पागल है. मेंटल इन द सेंस द थिंग्स विच आर ऑन मेंटल लेवल. बोलते ना मेरा मेंटल लेवल में सोच रहा हूँ, मतलब बुद्धि के लेवल पे. समझ रहे हो ना? सबको समझ में आ रहा है? अभी मला एक गोष्ट सांगा जरा. जस्ट आता मी एक वैभवीला एक प्रश्न विचारणार आहे. वैभव मला राईट आन्सर पाहिजे बरं का याचं. वैभवी मला सांग, माझं मन किती किलोचं आहे, किंवा माझं मन किती मोठं आहे, किंवा त्याला मी कसं मापू? सांग. मन मन माझं बघ एवढं खतरनाक आहे ना, कधी कधी कसं होऊन जाते माहितीये का, असं माझी लेक्चर शिकवत असताना अशी इच्छा होते गुलाबजामुन खायची.
लगेच त्या स्टोअर मध्ये पोहोचून जातं, लगेच तो गुलाबजामुन समोर येऊन जातो. कळलं का? आता मी कधी कधी चंद्रावर गेलो नाहीये, पण मला असं वाटलं चंद्रावरती, तर माझं मन एक चंद्राला इमॅजिन पण करतं आणि त्या चंद्रावर जाऊन उभं पण राहतं. नंतर मला कळतं तो चंद्र नव्हताच. कळतंय का? तेव्हा मला कळतंय काहीतरी दुसरं होतं, जे ऍक्च्युअली मध्ये नव्हतं. ट्राय टू अंडरस्टँड देयर इज सम क्वांटिटीज कॉल्ड माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, एंगर. क्या उसे माप सकते हैं? तो कुछ कुछ संसार के अंदर ऐसी भी चीजें हैं जो मापते आनी चाहिए, लेकिन हम नहीं माप सकते उसे. इसीलिए साइंटिस्ट लोग बड़े चैप्टर लोग हैं. मला सांगा ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है त्याने जरा माइंड के ऊपर कुछ बताया है, इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ बताया, अभी तक बताया कुछ? मन के ऊपर बताया, नींद के ऊपर बताया. सोने के बाद में ऐसे सोओगे तो इतने ऐसे ऐसे सपने आते हैं. एक बार ऐसे सो के देखिए, फिर ऐसे सपने आ जाएंगे आपको. ऐसा कुछ है क्या? किसी का कंट्रोल ही नहीं उन चीजों के ऊपर, अगर आप चेक करेंगे अच्छे से. तो सांगायचं तात्पर्य माझं काय आहे विद्यार्थ्यांनो, इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताऊंगा. एक दिन मैं रात में सोया था, अभी परसों की बात है. रात को 11:30 10:30 बजे सोया मैं. ठीक है. सो जाने के बाद में मैंने देखा कि मेरे को सपना पड़ गया. अब उस सपने के अंदर मैं राजा बन गया था, खुला हुआ, पैसा ही पैसा है, घोड़े, हाथी, ये वो, रानियां बहुत सारी, बच्चे बहुत सारे, सैनिक है बहुत सारे. मतलब मेरे साथ कोई नहीं वहां पे ऐसा. मैंने बोला यस, ऐसे सपनों की जरूरत है मुझे, है ना. अब हुआ क्या, वो 10:30 बजे सपना पड़ा था, मैं सोया था. सपने के अंदर मेरे को मेरा जन्म भी हो गया, आगे जाके मेरी शादी हो गई, आगे जाके मैंने बहुत सारे राज्यों को जीत लिया, फिर आगे जाके मैं बूढ़ा हो गया, फिर मैं मर गया, और उसी सपने में मेरा पुनर्जन्म भी हो गया. आई वॉज कंफ्यूज. और कंफ्यूज होने के बाद में जब मैं बोल रहा हूँ यार मेरा पुनर्जन्म हो गया, फिर से राजा बन गया मैं, और फिर मेरी नींद टूट गई. मुझे मेरे घड़ी में देखा तो 11:30 बज गए थे. एक मिनट को, मतलब मैंने 2 जन्म ले लिए 1 घंटे के अंदर. तो उस टाइम को मापू कैसे, उस सपने को मैं समझू कैसे, उस सपने की लेंथ को मैं कैसे समझू? तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो है, लेकिन उसको मापा नहीं जा सकता. काश मुझे कोई बता दे अच्छे सपने कैसे आते हैं. हर रोज मैं सपने देखूंगा, फिर तो जीवन में टेंशन नहीं रहेगा. आप अगर चेक करेंगे ना, रात दिन सपने देखते रहो, बस खाना खाओ सो जाओ, खाना खाओ सो जाओ. और सपनों में वही आनंद आता है, अगर आपने चेक किया होगा, था ना. अगर आप सपनों में गुलाब जामुन खा रहे हो तो गुलाब जामुन का टेस्ट ही आता है. मिर्ची से वेट नहीं करी, है ना. तो अच्छी बात है वो. सो ये मेंटल क्वांटिटी हमारे बस की ही बात नहीं है मेजर करना. है क्या हमारे बस की बात? इसीलिए फिजिक्स यहाँ पे हार मान लेता है. और बात होती है बस किस क्वांटिटी की, तो बताओ बच्चों, किस क्वांटिटी की बात होती है? बस फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी की बात होती है. अब आइए फिर चलते थोड़ा सा आगे, देखते हैं इस फिजिकल क्वांटिटी को, कि इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन कौन से क्वांटिटीज आ रहे हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन केस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यू विल गेट 2 क्वांटिटीज. कितने क्वांटिटीज मिलेंगे आपको बच्चों? 2 क्वांटिटीज मिलेंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला क्वांटिटी कौन सा है उसमें? उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी. कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं? तो सबसे Fundamental. फंडामेंटल क्वांटिटी हमसे कहते हैं. तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो दूसरा क्वांटिटी है उसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी. डिराइव्ड क्वांटिटी, ये सब बताता हूं क्या होता है ये. आपके रिलेटिव में कोई 11th में एडमिशन लिया हुआ बच्चा है क्या? 11th में एडमिशन लिया हुआ बच्चा? यस. यस. तो आपका पहला Yes. टारगेट पता है क्या है? आपका पहला टारगेट है आपको उन बच्चों को चैलेंज करना है 8 दिन बाद इस चैप्टर में, क्योंकि वो भी पहला ही चैप्टर पढ़ने वाले हैं. और आपको देखना है सबसे खतरनाक कौन है, आप है या वो है. ठीक है. तो इस मतलब आता मजा घ्यायची सगळ्या नातेवाईकांची आपल्याला. सो त्या हिशोबात थोडंसं समजून घ्या मी जे सांगतो. तुम्हाला कळालं, क्वांटिटी मध्ये एक असती फिजिकल क्वांटिटी, एक असती मेंटल क्वांटिटी. मेंटल क्वांटिटी मापता येत नाही. फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे भौतिक दृष्ट्या प्रेजेंट असणारी. फिजिकल मतलब क्या? ये फिजिकल बॉडी है मेरा, है ना. इसको आप हाथ लगा सकते हो, देख सकते हो. ये सपने जैसा नहीं है, सपना अपना नहीं होता. ये फिजिकल बॉडी अपना है. जरा भी कुछ लग जाए तो हमें दर्द हो जाता है. ये फिजिकल मतलब अस्तित्व में अवेलेबल है आपके सामने. मग अशा सगळ्या घटकांना फिजिकल क्वांटिटीज म्हणतात, आणि त्या सगळ्या घटकांना मापलं जाऊ शकतं. म्हणजे त्या पेनाचं वजन मापलं जाऊ शकतं, त्या पेनाची लांबी मापली जाऊ शकते. कळतंय का मी तुम्हाला काय सांगतोय? म्हणजे भौतिक दृष्टिकोनातनं असणाऱ्या सगळ्या गोष्टींना मापलं जाऊ शकतं, वेगवेगळ्या पलड्यात टाकून. कळतंय का? सो फिजिकल क्वांटिटी मध्ये एक येते फंडामेंटल क्वांटिटी, एक येते डिराइव्ड क्वांटिटी. अब फंडामेंटल क्वांटिटी सर क्या है? अब हम फंडामेंटल क्वांटिटी को कैसे समझे? तो आइए अब हम समझते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
अनुष्का, जानवी, संस्कृति, वैभवी एंड जयश्री, आप में से किसी को डाउट है? No, संस्कृति और जयश्री। जयश्री, आपने कुछ बोला ही नहीं, मेरे को समझा ही नहीं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अरुदय, जयश्री, ये अनम्यूट किया जा सकता है इससे, इफ यू डोंट नो देन ओके, लेट इट बी, आई मूव अहेड, नहीं तो इसमें हमारा ज्यादा समय चला जाएगा। आप ट्राई कीजिए कि आपके वीडियोस ऑन रहे तो मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊँ, मुझे आपसे बात करनी होती है, तो मुझे लगता है कि मैं सच में आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है, दैट इज द मेन केस। ओके, लेट इट बी, आई मूव अहेड नाउ। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या आहे? आता परत एकदा जाऊया त्याच स्टोन एज मध्ये, त्याच अश्मयुगामध्ये जिथून आपण सुरुवात केली होती. तुम्ही मला सांगा, अश्मयुगामध्ये लोकांना कोणत्या 3 गोष्टींना मापण्याची गरज पडत होती, ज्या त्यांना महत्वाच्या वाटायच्या? पहिली कोणती होती? पहली कौन थी, याद है? पहली कौन सी थी, याद है आपको? पहले कौन सी थी? पहले मैंने बोला था मास, जिसको मापते थे। दूसरा क्या मापते थे? लेंथ, जिसको मापते थे। तीसरा क्या था मेन चीज? अब ये तो बताना पड़ेगा, बता रहा हूं मैं। स्प्रेड। टाइम, time. वो सबसे इंपॉर्टंट है। मास, लेंथ, टाइम, इन 3 चीजों को मापा जाता था, कारण लोकांना याचीच गरज पडायची। जसं जसं आपण पुढे चालत गेलो, आपल्याला दिसायला लागलं की आपल्याला आणखीन पण गोष्टींची गरज आहे। बहुत ऐसी चीजें भी है जिन्हें मापना चाहिए, जिनकी जरूरत है। तो वैसे वैसे आगे, जैसे करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सुना होगा ना आपने। अब इसके अलावा भी एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नाम का चीज आता है, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी नाम का चीज आता है। तो ये चीजें मैंने अभी तक आपको बताई नहीं, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे करके सब बताने वाला हूँ। तो पुराने जमाने में इन 3 चीजों को मापा जाता था। सभी लोगों को समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो ये जो 3 चीजें थी, शुरुआत में बस ये 3 ही मुख्यतः चीजें थी। मतलब शुरुआत में ये 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। फाउंडेशन, फाउंडेशन बोलते ना, एकदम फाउंडेशनल क्वांटिटी, जिसके बेसिस पे सारी चीजें होती थी, ये 3 चीजें ही थी बस। सबको समझा? स्टार्टिंग में आगे जाके और 4 बढ़ेंगी। किन? फंडामेंटल क्वांटिटी, क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, ये शुरुआत में थी, बराबर। अब आगे जाके हुआ क्या? जसं जसं लोकसंख्या वाढत चालली, जसं जसं लोक गावात राहायला लागले, लोकांनी आपले घरं बांधले, तर लोकांना जागेची व्हॅल्यू कळायला लागली। लोकांना कळालं लेंथचं महत्व काय आहे। लोकांना कळालं जर 1 एकर जागा एकमेकांमध्ये वाटायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला लेंथ आली पाहिजे। जर आपल्याला दररोज काही वजनदार गोष्टींचा वापर करायचा आहे, तर आपल्याला कळायला पाहिजे कोणाचं मास किती आहे। जर आपल्याला सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत काम करायचं आहे, शाळेत जायचं आहे, तर आपल्याला टाइम काय झाला हे देखील कळायला हवं। त्याच्या अंदाजाशिवाय आपण बऱ्याचशा गोष्टी करू शकणार नाहीत। एवढंच नव्हे, हे तर कळालंच बरं का। पुढे गेल्यानंतर आणखीन काही काही क्वांटिटीज पुढे यायला लागल्या बरं का। मग सुरुवातीला ह्या 3 क्वांटिटीजना फक्त सगळेजण जास्त वापर करत होते. मग देशामध्ये काही वेगवेगळ्या देशात लोक राहायचे, ते पण ह्या 3 गोष्टींनाच मापायचे। तर या 3च गोष्टींची जास्त गरज होती, है ना? लेंथ मेजर करने का ज्यादा जरूरत था, टाइम मेजर करने का ज्यादा जरूरत था, मास मेजर करने का ज्यादा जरूरत था। अबे मास, लेंथ, टाइम किसका मेजर करोगे? किन क्वांटिटी का ये सब मेजर करते हो आप? जैसे बात समझो, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी एक फिजिकल, देखो ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकली क्वांटिटी मतलब एक असा भौतिक घटक आहे, या भौतिक घटकाला मापलं जाऊ शकतं। पण सुरुवातीला लोक फक्त या भौतिक घटकाचं एक वजन मापण्याचा प्रयास करायचे, म्हणजे मास मापायचे। कळलं का? एक तशी लांबी मापायचा प्रयास करायचे, कळलं का? किंवा त्याच्या व्यतिरिक्त जीवनात चालू असणारा वेळ मापायचे, हा किती वेळ टिकू शकतो, हा किती वेळानंतर संपेल, अशा गोष्टीमध्ये टाइम मापायचे। कळलं का? मग हा जो लेंथ, मास, टाइम ही तर फंडामेंटल क्वांटिटी झाली बरं का, जी कोणाची मापली जाते? एका फिजिकल बॉडीची मापली जाते, ज्याला फिजिकल क्वांटिटीची बोलू शकतो, है ना? त्यामुळे फिजिकल क्वांटिटी 2 भागात विभाजित केल्या जातात, एक असते फंडामेंटल क्वांटिटी, एक असते डिराइव्ह क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीमध्ये या 3 गोष्टी आता आपण पाहिल्यात। आपण आणखीन पुढे जाऊन काही दुसऱ्या गोष्टी पाहणार आहोत। आता थोडं इकडे लक्ष करा। बुक्समध्ये सगळं दिलेलं असेल ना, त्यामुळे मी तुम्हाला अशा स्टेटमेंट्स लिहून देत नाहीये, मला कोर नॉलेज तुम्हाला द्यायचंय, कळलं का? त्याच्यामुळे मी प्रयास करतो, ठीक है? सो मास, लेंथ, टाइम, ये तो पता चले। अब कुछ देश थे, अलग अलग देशों में इन चीजों को अलग अलग तरीकों से मेजर किया जाता था। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडिया की, अब मैं आ रहा हूं इंडिया के ऊपर, ठीक है? अब इंडिया के अंदर उस टाइम पे क्या होता था, इस चीज को आप पहले तो समझ लीजिएगा। तो इंडिया के अंदर अगर इन्हीं चीजों को जब मापा जाता था,
तो एक अलग तरीके से मापा जाता है। तो अलग तरीके से मतलब कैसे? जब इंडिया के अंदर इसको MKS सिस्टम के अंतर्गत मापा जाता था, इन्हीं चीजों को सुना तो होगा आपने, MKS सिस्टम। एम मतलब क्या? मीटर। करेक्ट। और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, मीटर। ओके। के मतलब क्या? किलोग्राम। ग्रेट, किलोग्राम। और एस मतलब क्या? सेकेंड। ग्रेट, सेकेंड। सभी लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है? बोर्ड दिख रहा है अच्छे से, सबको समझ में आ रहा है? कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना अभी तक? एक्चुअली आई एम रियली एक्सपर्ट इन टेकिंग दिस ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज लॉकडाउन में 3-4 साल मैंने पढ़ाया है ना, तो मैंने कलर्स कहाँ से लाते हैं, ब्लैक स्क्रीन कहाँ से लाते हैं, कैसे पढ़ाना चाहिए, किसका यूज करना चाहिए, सब जान लिया था। तो इसीलिए आपको आपका समय भी बचेगा और आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे इसके ऊपर। तो आने वाले 5 महीने हम ऐसे ही करने वाले, 4 से 5 महीने। जैसे अगर मुझे लगता है, अगर मुझे 15 गर्ल्स का अगर वहां से सपोर्ट मिल जाता है किसी से, तो फिर मैं डायरेक्टली ऑफलाइन क्लासेस वहां पे डायरेक्ट शुरू करने वाला हूँ। और अगर नहीं भी मिलता तो 5 महीने बाद जनवरी फरवरी में आई एम गोना स्टार्ट माय ओन इंस्टीट्यूट इन लोनी, खुद हमारे पुणे के टीचर्स को लाके। यस। सो अभी ये तो इंडिया में चल रहा था। अब चाइना, दिमाग खराब। चाइना तो आपको पता ही है, हर चीज में टांग अड़ाता है, पता है ना आपको चाइना। अब चाइना के केस में क्या हो गया, चाइना भी खुद अपने आप में एक सिस्टम कर रहा था, करता था। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बस ऐसा नहीं कि चाइना के अंदर और भी कंट्रीज है जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया था। वो लोग CGS सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। CGS, पता है आपको CGS सिस्टम क्या है? Yes. क्या है? It is used all over the world. या CGS सिस्टम यूज ऑल, बट व्हाट एक्चुअली C मींस? Centimeter. या ग्रेट, इट इज सेंटीमीटर। G मतलब क्या? Gram. ग्राम। ग्रेट, ग्राम। एंड S मतलब क्या? सेकेंड। सही जवाब, 7 करोड़ रुपए आपको मिल जाते हैं। यस। मतलब इंडिया के अंदर जवाब का, क्वेश्चन का आंसर देने के बाद 7 करोड़ बहुत फेमस है, इसलिए बोला। अब इसके अलावा अगर आप ब्रिटेन में जाएंगे ना, ब्रिटेन में अगर आप जाते हैं, किसी कंट्री में अगर आप जाते हैं, तो स्पेसिफिकली जैसे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर भी आए थे ना, तो फिर इंग्लैंड के बारे में अगर बात करता हूँ, वो लोग इस्तेमाल करते हैं एक अलग सिस्टम का, जिसको हम FPS सिस्टम कहते हैं। कौन से सिस्टम बच्चों? FPS। F मतलब पता है क्या होता है? फुट। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट लंबाई मापते हैं ना, फुट में भी हम लोग। चलिए तो लवकर फुट आता, चल बस झाला, वो अलग फुट है। और 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट ये अलग फुट है। तो फुट मतलब मेजरमेंट वाला साधन हो गया। सबको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? Yes. पी मतलब Yes. होता है, पी मतलब होता है पाउंड्स। क्या होता है? पाउंड्स। और एस मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी, एस मतलब क्या होता है? Seconds. Second. एक बात आपने ऑब्जर्व किया, समय को एक ही यूनिट से मापा जा रहा है, सेकेंड सेकेंड सेकेंड, तीनों में। संसार के अंदर ये 3 ऐसे सिस्टम्स थे जो उस टाइम पे, जो जब बस मास, जब किसके बारे में बस पता था, जब बस मास, लेंथ और टाइम के बारे में पता था ना, तब संसार के अंदर इन 3 सिस्टम का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। पकड़ना करते हैं क्या? सभी लोगों को समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूं? यस और नो? यस और? Yes. Yes. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Yes. अब हुआ क्या, आप सभी लोग आपके वीडियोस ऑन कर सकते हैं। आप जितने लोग वीडियोस ऑन करेंगे, आप डायरेक्ट मेरे सामने आ जाएंगे। फिर मैं पूरी केयर लूंगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ। डरना जरा भी नहीं है। जाने दीजिए, इंटरनेट वैसे भी हमें बहुत ज्यादा अनलिमिटेड मिल जाता है ना, कुछ दिक्कत नहीं है। पूरा जान लगा दीजिए, मैं बता रहा हूँ, डरिए मत जरा भी। ठीक है। सो अभी अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने एक चीज देखा है कि कुछ क्वांटिटी होती है जिनको मेजर किया जा सकता है। उसमें एक क्वांटिटी होता है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है जिसे हम बोलते हैं मेंटल क्वांटिटी। मेंटल क्वांटिटी में कुछ चीजें मापी नहीं जा सकती, लेकिन आप आपके मन को नहीं माप सकते, आप आपके बुद्धि को नहीं माप सकते, आप आपके सपनों को नहीं माप सकते। इसलिए मेंटल क्वांटिटी को मैंने क्रॉस किया है कि हम उसे माप नहीं सकते। दूसरी होती है फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल लेवल पे होती है, जिसे हम माप सकते है ना। है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब मैंने क्या बोला था? जानवी बताएगी। जानवी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या था, जल्दी बता। सर इसे हम मेजर कर सकते हैं। यस, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, ये पूछ रहा हूं। वैभवी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या?
which are available and which can be measured. Yeah, which are available in the whole world physically. Physically, the things are present. Are you getting what I am saying? पल्ले पड़े लागे हो, कहाँ बोले हो, समझ में आ रहा है? Yes. Once I went to Delhi, I taught to some student, those who are from Bhojpuri, है ना, खाना खावत है. So I also understood some sort of language. फिर उसके बाद उन्होंने को निकाल दिया क्योंकि फिर मैं भोजपुरी बोल के बिहारी बोल रहा था. मुझे एंड में पता चल गया हमारे यहाँ पे बिहारी लोग भी रहते थे, तो 2-4 सेंटेंस में चिपका रहा था. मजाक में बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. मेरे को स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया से आते हैं ना पुणे में, तो कुछ लोग बिहारी भी सिखा देते हैं. ऐसी है, एक नेहा नाम की लड़की है, नेहा पांडे नाम की लड़की, वो बिहारी है. चलिए ठीक है, आ गया पॉइंट पे आ जाते हैं. यस, सो अभी फिजिकल मतलब जो फिजिकली अवेलेबल है. तो इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो प्रकार के क्वांटिटीज का इस्तेमाल किया जाता है. एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी. मैं आपको सब बताने वाला, 2 मिनट आपको ध्यान देना है. मैंने आपको बोला फंडामेंटल क्वांटिटी के अंतर्गत शुरुआत में बस 3 चीजें लोगों को पता थी. एक था मास, एक था लेंथ, एक था टाइम. एक था मास, एक था लेंथ, एक था टाइम. अभी पूरे संसार में इन्हीं 3 चीजों को अच्छे से मापा जाता था. इसीलिए इंडिया के अंदर एक सिस्टम जो ज्यादा यूज की जाती थी उसे बोला जाता था एमके सिस्टम. चाइना के अंदर सीजीएस सिस्टम. ऐसा नहीं कि बस सीजीएस सिस्टम ही था, एमके सिस्टम भी था चाइना के अंदर, बस मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं. और इंग्लैंड के अंदर जैसे एफपीएस सिस्टम. अब हुआ क्या, एम मतलब होता है मीटर, के मतलब होता है किलोग्राम, एस मतलब होता है सेकंड. देखो आप चेक करो, इन्हीं 3 चीजों को माप रहे हैं सब लोग, इन्हीं 3 चीजों को माप रहे हैं. चेक करो, मीटर बोल के लेंथ माप रहा है, किलोग्राम बोल के मास माप रहा है, और सेकंड बोल के टाइम माप रहा है. चेक करो. दूसरे कंट्री कुछ सीजीएस से, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड से, इन्हीं 3 चीजों को माप रही है. इंग्लैंड जैसे कुछ ब्रिटेन की कंट्रीज है, वो लोग एफपीएस के नाम के अंतर्गत भी इन्हीं 3 चीजों को माप रहे हैं. अब हो गई दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई. बताता हूं आपको क्या दिक्कत हो. अब मान लीजिए मैं चला गया चाइना. अब चाइना के लोग तो चुचू हु करते हैं, आपको पता है, आपको उनका लैंग्वेज बहुत खतरनाक रहता है, इसलिए चुयांग वुयांग ऐसे नाम रहते हैं, चूहे के नाम रहते हैं उनके, अगर आपने अच्छे से देखा होगा. लेकिन एक्चुअली ऐसे जर त्याला असं म्हटलं ना, बोल बाबा माझं नाव काय आहे, तो ऐसे विजय नहीं बोल पाता, अगर आपको पता. देयर इज वन रियलिटी ऑन इट. जैसे आपको पता होगा तो आई एम कनेक्टेड टू वन स्पिरिचुअल सोसाइटी कॉल्ड इस्कॉन, और यहाँ पर एक मंत्र का उच्चार किया जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र. जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कुछ एक मंत्र है जिसे बोला जाता है, इसका मेडिटेशन किया जाता है. अब आपको पता है क्या हुआ. अब हुआ ऐसे कि चाइना के भी कुछ लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं. आप में से अगर कोई भगवत गीता क्लासेस सुन रहा होगा तो उसने देखे होंगे वो फोटोज के अंदर, चाइना के लोग भी है, साउथ अफ्रीका के भी लोग हैं, सब लोग ऐसे कृष्ण के नाम जप रहे हैं वहां. सो वो आपको पता है जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे कैसे बोलते हैं, वो अले कितना 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 अले अले, अले लाम 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 अले अले. लिटरली लिटरली आई एम नॉट जोकिंग, वो हरे कृष्ण बोल ही नहीं पाते. समझ में आ रहा है. तो चाइना के लोगों के पास अगर मैं गया, मान लो कभी वहां पे घूमने गया हूँ चायना के यहाँ पे, अब मैंने समजा आता असं समजा मी तिकडे गेलेलो आहे आणि मला माझ्या घरातल्या कोणीतरी सांगितलं, माझ्या भावाने सांगितलं की दादा येताना माझ्यासाठी एक मोठं धोतर घेऊन ये तिकडे. ठीक आहे, असं मला बोलला. आता मी म्हटलं ठीक है बड़ा, तुझ्यासाठी येताना मी धोतर आणतो. अब जब मैंने ऐसे बोला, मैं यहाँ पे अगर जाके बोलता हूँ उन लोगों को कि वही कि मेरे को एक धोतर बना के दीजिए, एक अच्छा वाला कपड़े वाला, तो बोलेंगे ठीक है, कितने सेंटीमीटर का चाहिए. अब मेरे यहाँ पे तो मीटर चलता है, अब मेरे को सेंटीमीटर क्या है पता नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि मुझे ना कुछ एक 6 मीटर का धोतर चाहिए. अब वो बोलेगा ठीक है. अब उसको मीटर तो पता नहीं, उसे तो सेंटीमीटर पता है. अब ऐसे परिस्थिति में वो क्या करेगा, अब वो ईमानदारी से 6 सेंटीमीटर का धोतर बनाएगा. अब आप मुझे बताइए, क्या 6 सेंटीमीटर के धोतर को पहना जा सकता है? No. 6 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है आपका? नटराज का पट्टी 15 सेंटीमीटर का होता है, छोटू सा पट्टी, इतना मतलब इतू सा. मेरा भाई बोलेगा अरे भाई तू रुमाल तो ला देता कम से कम. वो भी बड़ा हो जाता. थिंग इज जैसे क्लियर कि अगर आपको यूनिट्स के बारे में पता नहीं होगा ना तो बड़े बड़े ब्लंडर्स हो सकते हैं. हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो सकते हैं. इसीलिए पूरे दुनिया के, पूरे कंट्रीज के बड़े बड़े पर्संस एक जगह पे आके उन्होंने डिस्कशन किया कि आगे जाके हमें आपके कंट्री से कुछ चाहिए, आपके कंट्री को हमारी कंट्री से कुछ चाहिए. अब ऐसे वाले परिस्थिति में हमें पता तो रहना चाहिए कि आपके यूनिट्स कौन से हैं, और आपको भी तो पता होना चाहिए कि हमारे यूनिट्स कौन से हैं. इसके लिए एक आइडिया करते हैं, एक कॉमन यूनिट बनाते हैं. इस कॉमन यूनिट को हम सब लोग समझ लेंगे. सबको समझ में आ रहा है? तो ये एमके सिस्टम को फेंक दो,
सीजीएस सिस्टम को फेंक दो, एफपीएस सिस्टम को भी फेंक दो, हम कोई नया सिस्टम लाते हैं। और फिर लाया गया एक सिस्टम जो आपको पता होगा, कौन सा था सिस्टम अनुष्का? वो वही कौन सा सिस्टम था वो? SI? यस, ऐसा सिस्टम। एंड में लाया गया ऐसा सिस्टम को, पहले नहीं लाया गया। ये सब लोग फेल हो रहे थे अपने अपने जगह पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर लाया गया एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल वे में उसको अप्लाई किया गया ना, ऑल ओवर दी वर्ल्ड में अप्लाई किया गया उसे। अब सुनिए अच्छे से, लेकिन तब तक क्या हो गया ना, लोग ज्यादा ग्रेडी हो चुके थे, लोगों ने बहुत सारी चीजें मेजर की थी, तब तक साइंटिस्ट बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके थे, बहुत सारी ऐसी चीजें आने लगी थी जिनको मेजर किया जा सकता था। शुरुआत में तो तीन ही चीजें थी, कौन कौन सी? शुरुआत में तीन चीजें थी जिनको मापा जा सकता था, बताइए जल्दी से। Mass, length and time. करेक्ट, लेकिन आगे से और चीजें आने लगी। सबसे पहली चीजें, फोर्थ वाली चीज कौन सी है पता है आपको? फोर्थ वाली चीज जो आगे आई थी, दैट वाज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या था? इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ वाली चीज जो आई थी, नई चीज आई है क्या, उसको हम बोलते हैं क्या? ये टेम्परेचर का किस्सा तो बड़ा खतरनाक किस्सा है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। टेम्परेचर। और सिक्स्थ वाली थी अमाउंट। मेरा हैंड राइटिंग मेरे सबको समझ में आया? अजून गए थे वेपर सगळे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और जो सेवेंथ वाली क्वांटिटी वो थी, वेपर ओके समवन इज स्पीकिंग समथिंग, अच्छे अच्छे आवाज आ रहे हैं, या सो या ग्रेट। लब्धि गांधी, लब्धि गांधी, लब्धि या लाब्धी, क्या नाम है? लब्धी लब्धि। आप भी नाइन्थ में है क्या? यस जो मैंने अब तक पढ़ा है कुछ समझ में आया है? मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ क्यों लेट होगी लेकिन तू बता। बाहर थी सर ओके ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है, देख मैंने इस मीटिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज की मीटिंग को तो आज देख लेगी, ठीक है? आज मैं बहुत बेसिक लेवल पे ले रहा हूँ, क्यों पता है क्या? क्योंकि मैं नहीं चाहता एक भी चीज मिस आउट हो जाए और आप डिमोटिवेट हो जाए। लेकिन अगर तू आज का लेक्चर देख के कल नहीं आएगी तो तू कल, कल तो फिर बोलेगी सर ये क्या पढ़ा रहे, पागल है ये आदमी, पागल है, कुछ भी पढ़ाता है, ऐसे बोलेगी फिर तो। इसलिए तेरे को ये अच्छे से पढ़ के आना पड़ेगा अभी, ठीक है? लब्धि, लाभ दी ना, लाभ दी, लब्धी लब्धि। लब्धि तू मराठी है? क्या सर तू मराठी आहे इसका? यस ओके ग्रेट, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिएगा, पहले तीन क्वांटिटीज थे, बाद में ये चार क्वांटिटीज भी एक्स्ट्रा एड ऑन हो गए। उन चार क्वांटिटीज में पहला आता है इलेक्ट्रिक करंट, फिर आता है टेम्परेचर, फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब मेरी बात सारे बच्चे अच्छे से सुनेंगे। स्टार्टिंग में मास लेंथ टाइम तो पता था, अब ये एमके सिस्टम, जो भी मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं, ये एमके सिस्टम, ये सीजीएस सिस्टम और ये एफपीएस सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स बस तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब लोगों के सामने कंफ्यूजन था, अरे तीनों की बातें अलग अलग है यार, इनको कॉमन करो यार। और दूसरा ये चार चीजें अलग से नई आई है, उनको भी उसमें ऐड कर दो। तो एक ऐसा क्वांटिटी बना दो कि इन तीनों के ना कुछ कॉमन चीज आ जाए, और नई जो चीजें आएंगी ना उसको भी ऐड कर दो। तो उसके लिए बनाया गया आपका एस आई सिस्टम। कौन सा सिस्टम बनाया बच्चों? बोलो जल्दी से बोलो, कौन सा सिस्टम बनाया? SI. ऐसा सिस्टम। यस, एस आई सिस्टम बनाया। फिर से एस आई सिस्टम बना दिया। ओके जस्ट अ मिनट। ओके सो नाउ जस्ट अ मिनट, गड़बड़ी क्या हो गया? यस, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर अभी। सो जैसे कि मैं आपको बात कर रहा हूं ऐसा सिस्टम के बारे में, तो अभी एस आई, एस आई सिस्टम, यस। तो अब ये एसआई सिस्टम क्या है और इस एसआई सिस्टम को हम लोग कैसे समझेंगे उसके बारे में बात कर रहा हूँ, सारे बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए। तो एसआई सिस्टम नया सिस्टम बनाया गया, इसके अंदर इन्होंने बोला कि अभी हम लोग एसआई सिस्टम के अंदर 7 चीजें मापेंगे, जो नई नई आई हुई चीजें, जिनके मदद से ही संसार की बाकी सारी चीजें बनती है। तुम्ही मला सांगा रे, मी काय काय मापू शकता, जरा मला सांगा एखादी गोष्ट सांगा जी तुम्ही मापू शकता। कोई एक मेरे को ऐसा ये बताइए, क्या, चलो मैं आपको हिंट देता हूं। क्या आप स्पीड माप सकते हो? स्पीड, यस Yes.
आप में से कितने लोगों को पता, अब तक तो आपको पता होना चाहिए 9th के बच्चों को स्पीड मतलब क्या है, आपको सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। Distance upon. एक मिनट, लेकिन 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 सबसे पहले मैं आपको 7 चीजें लिख के देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। एसआई सिस्टम के अंदर का जो पहली चीज आई थी उसका नाम बिना देखे लड़कियां बताएंगी मुझे। सबसे पहला क्या था जानवी, जल्दी से, रेडी? लेंथ, लेंथ, ग्रेट। दूसरा संस्कृति, दूसरा क्या था? टाइम, टाइम। थर्ड वैभव क्या था? Mass. मास, मास। फोर्थ अनुष्का क्या था? Length. याद कर, याद कर, याद कर जल्दी। बाकी दूसरा कोई लीड लेना चाहेगा जल्दी से? सिंपल सिंपल नाम पहले बता दो। Electric current. क्या करंट, वैभवी, टेम, इलेक्ट्रिक करंट था ना? ग्रेट, कुछ दिक्कत नहीं, अभी अभी लिख ले, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद में क्या? टेम्परेचर, टेम्परेचर, ग्रेट, उसके बाद में था टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद में क्या था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक लास्ट, Luminous intensity. लुमिनेसेंस। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, करेक्ट, यस। तो मोस्टली सभी लोगों को यहाँ तक की बातें क्लियर है। कोई तो व्यूअर नामक इंसान ज्वाइन हो गया है, आप अगर आपका वीडियो ऑन करेंगे तो आप भी अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। सो नाउ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं अब आपको एक ना जादुई चीज प्रूव करके दिखा रहा हूँ। इधर ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, ध्यान दो, सब लोग देखो। ये स्पीड दो चीजों से बना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब क्या रे? डिस्टेंस मतलब क्या? The actual path followed by an object. सिंपल सिंपल गरीब गरीब भाषा में लेंथ बोल सकते हैं इसको, डिस्टेंस को, एक लेंथ ही होता है। और टाइम मतलब तो टाइम होता है। तुम्ही पहा, ही स्पीड पण ह्या 7 गोष्टीच्या मिक्सचरनेच बनत आहे, बरोबर का? लेंथ आणि टाइम। चला तुम्ही 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 एखादी गोष्ट मला सांगा, तुम्ही तुमच्या इच्छेने मला सांगा एखादी गोष्ट, लवकर सांगा, जी आपण मापू शकतो। फोर्स सांगू? फोर्स, फोर्स माहिती, फोर्स काय असतो? मला विद्यार्थ्यांनी निराश करत आहेत, लवकर सांगा फोर्स काय असतो? का होत है फोर्स? संस्कृती? pull or push of an object, ग्रेट संस्कृति, ग्रेट। पुश और पुल होता है ना अपन ऑब्जेक्ट। अभी देखिएगा, फोर्स का ना एक ना फॉर्मूला है, लेकिन जो डेफिनेशन बता दिया तूने, फोर्स का पता है फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको नहीं पता होगा तो आप जरा अच्छे से समझिए। इसको बोलते हैं मास इनटू Acceleration. एक्सेलरेशन। सुना है कि नहीं सुना? Yes. अब अच्छे से, अब अच्छे से मुझे देखना है आप में से कितने को दिमाग है। जल्दी 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 जल्दी, सब लोग इधर ध्यान दो। मास मतलब आ गया इधर, करेक्ट? तो मास को मैं नीचे लिख देता हूँ एज इट इज। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट पता है किसको क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेट। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक मिनट, एक मिनट, मीटर मतलब लेंथ हो गया ना, है ना, है ना? एंड सेकेंड स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, मतलब टाइम इंटू टाइम हो गया, हाँ या ना? एक मिनट, Yes. मतलब फोर्स भी मास से बना है, टाइम से बना है और लेंथ से बना है। एक मिनट, चल क्या रहा है? सारी चीजों को फोड़ो तो यही 7 चीजें निकल रही है। सारी चीजों को फोड़ोगे तो क्या निकल रहा है? यही 7 चीजें निकल रही है। म्हणून भौतिक दृष्ट्या तुम्ही कोणती गोष्ट घ्या, त्या गोष्टीला तुम्ही जर मापताय, त्याची स्पीड मापा, तुम्ही त्याचं प्रेशर मापा, तुम्ही त्याची एनर्जी मापा, तुम्ही काही त्याचा पॉवर मापा, तुम्ही त्याचा फोर्स मापा, तुम्ही त्याचं मोमेंटम घ्या, तुम्ही काही पण घ्या, त्या सगळ्या गोष्टी कुठे ना कुठे या 7 गोष्टींपासूनच बनलेल्या असतात। म्हणून या 7 गोष्टींना फंडामेंटल, म्हणजे फाउंडेशन तर फाउंडेशन, फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी म्हटलं जातं, कारण यांच्यापासूनच पूर्ण जगाच्या सगळ्या क्वांटिटीज येतात। कळालं तुम्हाला मी काय सांगतोय?
का यांना फंडामेंटल क्वांटिटी म्हटलं जातं? मला लवकर उत्तर कराल तुम्ही सगळे मिळून. आता सगळ्यांचा आवाज एकत्र आला पाहिजे मला. का? वाई फंडामेंटल क्वांटिटी? अनुष्का हळू बोल, चालेल पण बोल. कारण सर सगळ्या गोष्टी, सगळ्या अदर स्पीड, फोर्स, सगळ्या गोष्टी असतात ना सर, ह्या 7 गोष्टींपासून बनतात. त्याच्यामुळे चलो वंस अगेन चलते टॉपिक के ऊपर. अभी सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे अच्छे से. क्या थोड़ी देर पहले आपको याद है मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी बताया था? तो फिजिकल क्वांटिटी मैंने 2 क्वांटिटी लिखे थे, एक था फंडामेंटल क्वांटिटी. तो फंडामेंटल क्वांटिटी में आते हैं 7 क्वांटिटी. कौन कौन से क्वांटिटी आते हैं जल्दी बताइए? पहला क्या है? मास. दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? Length. टाइम. चौथा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट. पांचवा क्या है? टेम्परेचर. छठा क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. सातवां क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी. इन 7 चीजें जो फंडामेंटल है, जिनसे सब कुछ बनता है, उनको एक क्वांटिटी में डाला गया. म्हणजे कुठल्याही फिजिकल घडामोडी, फिजिकल गोष्टीला मापायचं असेल ना, तर त्या 7 गोष्टी पहिल्या तर मापल्या जाऊ शकतात. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब ऐसे क्वांटिटी जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बने. जैसे स्पीड. स्पीड किससे बना बताओ? स्पीड किससे बना? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम. मतलब बन तो रहा है बंदा फंडामेंटल क्वांटिटी से ही. तो स्पीड कौन हो गया? स्पीड हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के मिक्सचर से बनता है. किससे बनता है वो? जल्दी 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 जल्दी, किससे बनता है वो? Mixture of fundamental quantity. कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी. ग्रेट. अब आप खतरनाक समझ चुके हो. अब मुझे लगता है आप लोग समझ चुके हो मैं क्या बोल रहा हूं. मतलब मैंने जो चिल्लाया अब तक वो वेस्ट नहीं गया है, मैं जितना कंसिडर कर सकता हूँ. यस, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम लाब्दी. लाब्दी तेरे को समझ में आया जो अभी बताया मैंने? Yes. मतलब एक्चुअली में फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर 7 क्वांटिटीज आते हैं और उन्हीं 7 क्वांटिटीज से संसार के सारे क्वांटिटीज बनते हैं. 2 क्वांटिटीज को छोड़ के. ये अप्रैल फुल हम डालने वाला हूं, रुको जरा. क्योंकि ये जेई नीट में ना ये चीज आती है, उसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं. एंगल सुना? एंगल Yes. वो अकेला एक, और एक स्टेरेडियन भी रहता है. एक रहता है प्लेन एंगल, एक रहता है सॉलिड एंगल. बताने वाला हूं, जेई में 11th में आता है, तो उसको थोड़ा रुक के बताऊंगा, अभी बताऊंगा थोड़ी देर. तो आप ऐसे समझो, एक्चुअली मैं सच बताऊं ना तो मैं आपको फाउंडेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 11th 12th ही पढ़ा रहा हूँ. क्योंकि ये सब 11th 12th में आने वाला है. क्योंकि मेन टारगेट क्या है फाउंडेशन से? 11th 12th स्ट्रांग होना चाहिए ना. तो मेरा मेन टारगेट क्या है? आपको जेई के लेवल पे, एक बेसिक जेई के लेवल पे पूरा 11th 12th उड़ाने वाला हूँ आने वाले 2 सालों में. तो उससे फायदा क्या हो जाएगा कि जब 11th में जाओगे तो आप कहीं पे भी जाओगे तो बोले हमको सब कुछ पता है, ऐसा हो जाएगा आपके केस में. ठीक है, चलिए अब सुनिए, आगे बढ़ते थोड़ा. यहां तक हो चुका है सबका? क्या आप सभी लोगों को पता चल चुका है फंडामेंटल क्वांटिटी में 7 क्वांटिटी होते हैं और डिराइव क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के मिक्सचर से बनते हैं? तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं द क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटी इटसेल्फ कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज. को समझा मैंने क्या बोला? मैं फिर से बोलता हूं. देखो देखो, सुनो सुनो सुनो. द क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी. ऐसे क्वांटिटीज जो सबसे इंडिपेंडेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल पहले एग्जांपल, फिर लिखो, अभी मत लिखो, पहले सुनो, मैं फिर से बोलूंगा. माझं वजन 70 किलो आहे, सांगा माझी हाईट किती? बोला. मी 4 तास एका ठिकाणी बसलो होतो, सांगा माझी हाईट किती? मला 10 एम्पियरचं करंट लागलं, मी मरून गेलो, सांगा माझी हाईट किती? तू पागल हो गया है. बताने का मतलब ये है कि किसी भी चीज की लेंथ अगर आपको पता हो तो क्या आप टाइम निकाल सकते हो? क्या किसी भी घड़ी का वजन आपको पता है तो क्या उस घड़ी का टाइम निकाल पाओगे? क्या लगता है आपको? इसीलिए मैंने कहा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी. बाकी संसार का कोई भी क्वांटिटी रहने दो, इवन तो फंडामेंटल क्वांटिटी दूसरा भी रहा तो चल जाएगा. मतलब लेंथ ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी आहे, ती टाइमवर पण डिपेंड नाही करत, म्हणजे दुसऱ्या फंडामेंटल क्वांटिटीवरती पण नाही डिपेंड करत. हे समजून घ्या तुम्ही जरा. नहीं समझ में आ रहा है आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सच हाँ या ना, जल्दी बताइए मुझे. Yes. ग्रेट. तो फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी, तो आप लिख सकते हो डेफिनेशन. क्या लिखोगे डेफिनेशन?
Fundamental quantities are the quantities which are completely independent from any other quantity called fundamental quantity. Clear है? Yes. Great. हाँ, जल्दी जल्दी लिखिए, आगे बढ़ना है और भी हमें कंटेंट देखना है. हो गया? हो गया? Yes. ग्रेट. अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज डेरिवेटिव क्वांटिटी? व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव क्वांटिटी? Which is a mixture of fundamental quantity. हाँ, थोड़ा अगर इसको थोड़ा क्या होता है ना, देखो बहुत बार ऐसी कुछ चीजें रहती है ना, जसं मान लो जर आता आपल्या घरी आपल्या आईने चपाती भाजी बनवली आहे ना, आणि मग आपण काय करतो, त्याला डब्यामध्ये कसंही भरतो आहे ना. पण तुम्ही समजा मॅकडॉनल्ड्स मध्ये गेले ना, तर ते बरोबर बर्गर असं गोल गोल असते, त्याच्यामध्ये काहीतरी एक असं ते गोल गोल काहीतरी असते, त्यावरती आणखीन एक बर्गरचा एक तुकडा असतो पावासा, त्याला बरोबर सॉस लावलेला असतो, एकदम बरोबर गोल गोल असते, कुठून काय बाहेर निकलेलं नसते है ना, एकदम प्रॉपर उसको पैकेजिंग में दिया जाता है. तो सिमिलरली आपने जो बोला करेक्ट है, लेकिन उसको पैकेजिंग में बताना पड़ेगा, स्टैंडर्ड वे में बताना पड़ेगा ना उस डेफिनेशन को. तो हम क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, derived quantities are the quantities which are completely dependent on fundamental quantities. बोल सकते हैं कैसे? क्या लगता है भाई, क्या बोलेगी? रिपीट कर. Which are completely depend on fundamental quantity. ग्रेट, ये बोलेगी. सबको क्लियर है दोनों चीजें? हो गया? सबका हो गया? Yes. यस. लापती तू भी लिख रही है ना? सर मैं बाद में लिख लूंगी. ओके, चलेगा. ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा हमको. अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा अगले स्लाइड पे चलता हूं. अब देखिए, अब इसके मेजरमेंट्स के बारे में, लेंथ क्या होता है, मास क्या होता है, टाइम क्या होता है, इनके कौन कौन से मेजरमेंट है, इसके बारे में अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, मैं बताने वाला हूँ सब कुछ, लेकिन मैं मेरे हिसाब से चल रहा हूँ. तो आप बस सुनते रहिए, दिन के एंड में जब भी चैप्टर खत्म हो जाएगा सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी. तो अभी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डिराइव क्वांटिटी क्या है, पता चल चुका है. अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए अभी, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उसको तोड़ मरोड़ के बताओ कि उसमें से क्या आपको मिलने वाला है, ठीक है? मैं सबसे पहले लिखने जाऊंगा वेलोसिटी. मुझे निराश नहीं करना है, किसी में बता रहा हूं मैं पहले. आप दूसरा मैं लिख रहा हूं, फिर से लिखता हूं फोर्स. तीसरा मैं लिखता हूं, आपको नहीं भी पता होगा तो डरने की बात नहीं है, मैं आपको सारी चीजों में मदद करने वाला हूं, प्रेशर. चौथी चीज आपको पता है होनी चाहिए अभी तक, एनर्जी. पांचवी चीज मैं यहां पर आपके सामने लिखने वाला हूं, जिसे कहते हैं वर्क. सिक्स्थ जो चीज है जिसे मैं लिखूंगा, पावर. मैंने जानबूझ के इन चीजों को क्यों लिखा है पता है? ये इलेवन में बहुत ज्यादा यूज होती है. इसके अलावा मोमेंटम भी, आपको पता है मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम सुना आपने? मोमेंटम Yes. क्या होता है? मोमेंटम बताओ. ठीक है, मोमेंटम अभी नहीं बताता, ठीक है, कुछ डरिए मत, चलो छोड़ दीजिए. अब सब लोग इधर ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट चल रहा है तो सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है? सब लोग ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे. अभी अगर मैं वेलोसिटी के बारे में बात करूं, वेलोसिटी मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. Right. ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ हो गया और टाइम एक टाइम ही हो गया. इट मीन ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है. तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हुआ? मीटर पर. MS. लिख दो, ऐसा चलेगा? फोर्स को हम क्या लिखते हैं? फोर्स को अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी था. M into A. हाँ, तो यहाँ पे ना मास इंटू ए लिखता हूं मैं, ठीक है? मास इंटू एक्सेलरेशन से याद रखो, ठीक है? मास मतलब किस में आएगा? केजी में आएगा. kg. और ए किस में आएगा? मीटर पर
सेकंड स्क्वायर पता, अगर ये आपको नहीं पता होगा तो डरना नहीं है। एक्सेलरेशन के बारे में आपको बताने वालों आगे जाके एक चैप्टर आता है, मोशन नाम का चैप्टर आता है, उसके अंदर सब कुछ बताया जाता है, तो डरना नहीं है। अगर अभी किसी को नहीं पता एक्सेलरेशन क्या है तो बस इतना याद रखना, सर ने बोला है, सर बताएंगे, लेकिन सर ने अभी बोला है एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना याद रखना, सिस्टमैटिक वे से जाना। सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? गरीब आत्माएं हाँ बोल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा में से कहते हैं। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ ले, थोड़ा आगे बढ़ ले। आप में से कितने लोगों को पता है रे प्रेशर मतलब क्या होता है? सुना है? इसका एक ना ये है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला। नहीं पता होगा तो मैं बताने वाला हूं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर आपको आना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं आप में से किसी को। लाभ दे, क्या होता है प्रेशर मतलब? तो प्रेशर का फॉर्मूला नहीं पता। प्रेशर मतलब याद रखो अच्छे से, सब लोग याद रखो, सब लोग याद रखो। फोर्स अपॉन, अपॉन क्या होता है? अब ये तो बता दो। एरिया ग्रेट। टाइम एरिया ऑन इट एक्ट्स। यस। अब याद रखना ये प्रेशर का भी बड़ा अपने आप में बड़ा झोल है, मैं बताता हूँ कैसे झोल है। आपको पता है जो प्रेशर का यूनिट होता है ना, वो मोर देन 3 चीजों को दिया जाता है। स्ट्रेस को भी प्रेशर का यूनिट दिया जाता है। स्ट्रेस दो कल ताप आला मजा बोलते ना अपन। अब चेक कीजिए होता क्या, सबसे पहले मान लो आपके एग्जाम नजदीक है, अब आप लोग चिंता वश, टेंशन वश रहते हैं, एकदम आराम फ्री रहते हैं। अब होता क्या, आपकी मम्मी आके आपको चिल्ला देती है, मतलब आके आपकी मम्मी आपके ऊपर प्रेशर डाल देती है। पढ़ाई नहीं करती कभी, दिन भर जब देखो तब ये वो देखती रहती है, सोती रहती है, पढ़ाई नहीं करती कभी, ऐसे आपकी मदर आपको बोलेगी। तो ये हो गया कि आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे घर वाले, उससे जनरेट होता है स्ट्रेस। उससे जनरेट क्या होता है? स्ट्रेस। अब ये एक्चुअली में समझो, ये प्रेशर क्या होता है और स्ट्रेस क्या होता है जरा समझिए, और इसको हटाने के लिए किस चीज का ज्ञान जरूरी है उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, ठीक है? अब इधर ध्यान दीजिए, मेरा मोबाइल है, सबको मेरा फोन दिख रहा है? अब देखिए ये मैंने देखो देखो, अब मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम, आपको सोचना है क्या? जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक फाउंडेशन है ही नहीं, सोचना पड़ेगा। देखो इसको अच्छे से देखो, ये मेरा मोबाइल है, मोबाइल को टुक टुक कर रहा हूं, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है क्या सबको? अरे आवाज नहीं आ रहा? ठीक है देखिए, टक टक, अब आवाज आया? ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आप इसे फटका दोगे ना, बताने का मतलब क्या, जब इसे फटका दोगे टक टक आवाज आ रहा है। अब होता क्या पता है क्या? याद रखो, संसार में सबसे पहले हमेशा प्रेशर लगता है। तो आपने क्या किया, इसके ऊपर क्या लगाया आपने? प्रेशर लगाया। अब फिजिक्स देखो क्या कहता है, अब अच्छे से सुनो। ये मेरा टैब है, ये मेरा टैब है। अब इस टैब को मैं, देखो इधर ध्यान दो, क्या लगा रहा हूं मैं इसके ऊपर? प्रेशर लगा रहा हूं। प्रेशर। तो अगर मैं प्रेशर लगाता हूं तो मेरे हाथ को हल्के में लग रहा है क्या? एक दिवशी माझा भाऊ आयआयटी मध्ये ना, मग त्या आयआयटीच्या लोकांना कसं म्हणजे, जैसे आपको आईआईटी का एक छोटा स्टोरी बताता हूँ साइड, अभी याद आया इसलिए, मतलब एकदम छोटा सा है। आपको पता है जो लोग आईआईटी जाते हैं कितने लोग होते हैं पता है? जहां पे मेरा भाई है ना, मात्र 350 लोग, 350 स्टूडेंट है वहां पे। पता है कितने एकड़ का कैंपस है? 165 एकर्स का कैंपस है। 165 एकड़ में पूरा गांव आ जाता है। उतने में कितने बच्चे पढ़ते हैं पता है? बस 350 बच्चे पढ़ते हैं। आपको पता है उनके ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट अपने आप घर पे खाते हैं ना, पोहे वगैरह अपन खाते हो ना, आपको अगर मतलब आई एम नॉट जोकिंग एक्चुअली, आईआईटी के ब्रेकफास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों के लिए कम से कम 20 वैरायटी के ब्रेकफास्ट बनते हैं। बस ब्रेकफास्ट में बता रहा हूं। अगर आपको इडली खाना है तो आप इडली खाइए, आपको डोसा खाना है तो डोसा खाइए, आपको पुलाव खाना है तो पुलाव खाइए, आपको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, क्या क्या चाहिए सब कुछ। सो इतना ज्यादा फैसिलिटी वहां पे दिया जाता है, जो कि स्टूडेंट्स वहां पे रहते हैं। अभी अभी मैं फिर से पॉइंट पे आता हूँ, पता नहीं मैं वहां पे क्यों गया था, मेरे भाई से मैं कुछ तो बोलने वाला था, ठीक है चलिए छोड़ दीजिए। अब लेकिन ऐसा क्यों होता है पता है, इतना सब उनको फैसिलिटी देते, पता है क्यों देते? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर भी उतना डाला जाता है। अब जरा अच्छे से देखिए, अगर मैं इसके ऊपर, अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा हूं तो क्या मेरे हाथ को लगेगा? हाँ। अगर आपण जर कोणाला एकदम जोरात फटकन एक पाठीमध्ये फटका मारला, आईने कधी फटका तुम्हाला दिला असेल बाय चान्स, तर तुम्हाला कळत असेल, आईने फटका दिला ना आपल्या गालाला देखील लागते,
आणि आईच्या हाताला पण लागते. त्यामुळे आईने तुम्हाला फटके दिले ना, नंतर गुपचूप जाऊन आईचा हात चेक करा, आईचा हात पण लाल झालेला असतो, तुम्ही विचारू देखील शकता. म्हणजेच तुम्ही जेव्हा ऍक्शन दिली ना, तर तुम्हाला हाताला पण रिॲक्शन आलंय. ऍक्शन दिल्यावर रिॲक्शन आलं. एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट, ये तो मैंने प्रेशर दिया तो इसकी इधर लाल हो गया, मेरे हाथ क्यों लाल हो रहे भाई? क्योंकि ये स्किन भी मेरे हाथ को मार रहा है. तो याद रखो, हम एक्सटर्नल चीज, ये मेरा हाथ एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फोर्स जब किसी चीज के ऊपर लगाया जाए तो जो बनता है ना, उसे प्रेशर कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? प्रेशर. लेकिन खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए ये जब टूटना नहीं चाहता ना, तो ये बाउंस बैक करता है. क्या करता है? ये बाउंस बैक करता है. तो उस समय पे जो अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर जो फोर्स आता है ना, फिर जो चीज आता है ना, उसे स्ट्रेस कहते हैं. क्या कहते हैं? स्ट्रेस. इसीलिए कहा जाता है प्रेशर इज एन एक्सटर्नल क्वांटिटी एंड स्ट्रेस इज एन इंटरनल क्वांटिटी. तो डेप्थ पे समझना है ना. अब आप मेरे को बताओ, सर माझ्यावरती कुणीच प्रेशर नाही टाकलं सर, पण मला खूप स्ट्रेस आलं सर, असं होणार आहे का? प्रेशर डालना ही पड़ता है स्ट्रेस लाने के लिए. ये मेंटल लेवल पर भी है और फिजिकल लेवल पर भी है. नीड टू अंडरस्टँड, वी नीड टू अंडरस्टँड ऍक्च्युअली. सगळ्यांना कळत आहे मी काय सांगत आहे, मोस्ट प्रोबॅबली कळतंय सर्वांना. मग Yes. जर जर तुम्ही मला सांगाल सर आम्हाला ना थोडंसं 12च्या लेवलला सांगा, तुम्ही या प्रेशरला कसं लिहाल, तर मी तुम्हाला सांगेन की एक्सटर्नल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया. एक्सटर्नल रेजिस्टिंग फोर्स मतलब क्या? मतलब एक्सटर्नल से जो उसको रेजिस्ट कर रहा है ना मार मार के, वो एक्सटर्नल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया बोला तो प्रेशर बोलने का. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ या ना? Yes, sir. और दूसरी चीज, अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं एक यूनिक चीज जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस. और स्ट्रेस को बोलते हैं, स्ट्रेस क्या कर रहा है? खुद के अस्तित्व को बचाने का प्रयास कर रहा है ना, टूटना. जैसे मान लो जर टेबलावर तुम्ही जोरात हात आणला तर तुमचा हात लाल होतो, पण टेबल तुटला नाही. म्हणजे टेबलानं तेवढा जोरात मारलेला फटका पण सहन केला आणि तुम्हाला पे बॅक केला. म्हणजे तो सहन जास्त करतोय, त्याच्यामध्ये जास्त स्ट्रेस आहे, तो जास्त स्ट्रेस लावतोय. पण एखादा कागदाचा तुकडा तर फटका मारला तर तुटून जातो लगेच. तुटतो ना, म्हणजे मधून लगेच तेवढा स्ट्रेस येऊ शकत नाही, तो तुटून जातो. म्हणजे जो आतमध्ये जास्त बल लावू शकत नाही त्याचा स्ट्रेस कमी असतो, तो तुटून जातो. त्यामुळे त्या जगामध्ये प्रेशर आल्यानंतर जे लोक हाई स्ट्रेस मध्ये पण जगू शकत नाही ते मरून जातात. सेल नहीं कर पाते उतना, बाउंस बैक नहीं कर पाते ऐसा. तो स्ट्रेस मतलब क्या होता है? इंटरनल. लेकिन रेजिस्टिंग बोलो या रिस्टोरिंग बोलो, वो तो खुद को रिस्टोर करके रखने का प्रयास कर रहा है ना, मैं नहीं टूटूंगा, वही ना, रिस्टोर करके रखने का, स्टोर करके रखने का प्रयास कर रहा है खुद. इसको कहा जाता है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन वही एरिया. क्योंकि उसी एरिया से इसका भी एक गाल लाल हो गया. देखो इथं बरोबर असं त्या हाताचा छापा येतो, फटका बिटका मारला ना कानाखाली तर असा हाताचा छापा येतो. याचा अर्थ काय? उतने एरिया पे प्रेशर लगा है और आपका हाथ भी वही लाल हो रहा है, मतलब उसी एरिया पे स्ट्रेस भी लग रहा है. सबको क्लियर हो रहा है क्या रे मैं क्या बोल रहा हूं? Yes. आता मी थोड्या वेळा आधी सांगितलं होतं, आता मला याचं उत्तर कोण देणार आहे? कौन देगा मेरे को इसका आंसर कि फोर्स का यूनिट क्या होता है? संस्कृति, फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स. मास मतलब सर केजी, लेंथ मतलब सर मीटर, टाइम मतलब सर सेकेंड का स्क्वायर. आया ना? संस्कृति, अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा ना, मैं तुझे कम से कम 10 बार समझा सकता. डर मत जरा भी, है ना? ऐसा मत सोच कि मैं कैसे बताऊं, फिर से बताऊं तुझे सब कुछ बताना है फिर से एक बार फिर से समझ ले. देखो मैं फिर से नहीं से बता रहा हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. फोर्स देखिए क्या होता है. मैंने अभी आपको बताया फोर्स मतलब होता है मास इनटू
एक्सेलरेशन। फिर मैंने आपसे कहा मास को हम किस में मेजर करते हैं? संस्कृत इतना बता पाएगी? मास का यूनिट क्या है? kg. यस, मास का यूनिट है केजी, करेक्ट। और एक लास्ट लाब्दी बताएगी इसके बारे में। लाब्दी, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से संस्कृति, फिर से बताऊं? अब तू मुझे एक्सप्लेन कर संस्कृति, फोर्स मतलब क्या, जल्दी एक्सप्लेन कर मुझे। सर फोर्स मतलब kg और मास मतलब m, मतलब मास का m, और एक्सीलरेशन मतलब मीटर सेकेंड रेज़ टू पावर -2. तो फिर वो फोर्स इज इक्वल्स टू kg मीटर सेकेंड रेज़ टू पावर -2. कोई दिक्कत है, मैं और एक बार बता रहा हूं, और एक बार अच्छे समझिए, ठीक है? और एक बार समझिए, देख। फोर्स मतलब ही होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल। फोर्स मतलब क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर से संस्कृति, फोर्स मतलब क्या होता है संस्कृति? मास इनटू एक्सीलरेशन. ग्रेट। अब संस्कृति तुम मुझे बताएगी मास का यूनिट क्या होता है? केजी। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सिंपल। फिर से बताओ और एक बार, किसको बताना है फिर से इसके बारे में? कुछ दिक्कतें हो तो तुरंत बता दीजिए। किसी को बताना है? लाब्दी बताना है, अनिष्का बताना है, संस्कृति बताना है, नहीं। वैभव बताना है? हाँ या ना बोलो, कुछ तो समझ में आया मन ने? नो। नो सर। अभी अब फिर से संस्कृति को मैं क्वेश्चन पूछता हूं। बोल संस्कृति, क्या होता है फोर्स? फोर्स मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन और उसका यूनिट है kg मीटर सेकेंड रेज़ टू पावर -2. यस, केजी। इसको नीचे डिनोमिनेटर में इसको पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकती है, ठीक है? एटलीस्ट याद रख ले अभी के लिए, ठीक है? धीरे धीरे आदतें हो जाएंगी चीजों की। चलिए अब सब लोग एक मिनट जरा अच्छे से सुनिए। देखिए, मैं आपको वो चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ जो चीजें आपको इजीली समझ में आए। अगर ऐसी होती ना बातें, फिर तो मैं इतना खतरनाक लेवल पे पढ़ाता हूँ ना, जोक वोक करके। मैं आपको वो चीजें पढ़ा रहा हूँ जो चीजें किसी के पल्ले नहीं पड़ती। सबको समझ में आ रहा है? ये प्रेशर ना 11th के बच्चे को भी नहीं पता होगा, आज ही जाके चेक कर लेना किसी को कॉल करके। समझ में आ रहा है? प्रेशर और स्ट्रेस के बीच का डिफरेंस नहीं पता होगा उनको। मैं क्यों बता रहा हूँ पता है आपको? मैं इतना स्वार्थी आदमी हूँ ना, इतना स्वार्थी आदमी हूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ ना, वो काम आधा कच्चा होकर मेरे को पसंद ही नहीं आता। मैं थोड़ा करूंगा लेकिन मेरे को पूरा चाहिए हो, जो किया है वो। तो इसलिए आज तो मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। अब आप सब लोग बोलोगे कि सर फिर तो हमारे हमको समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। इन शास्त्रा देर इज वन एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअल एग्जाम्पल इज दैट। मतलब क्या एग्जाम्पल है वो? शास्त्र के अंदर, महाभारत के अंदर एक एग्जाम्पल आता है। एक अर्जुन का एग्जाम्पल है और एक कर्ण का एग्जाम्पल है। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग अगर नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, महाभारत वगैरह पढ़ा है, कौन सबसे खतरनाक था, कर्ण या अर्जुन? बताइए। कौन था सबसे खतरनाक? क्या पता सर? कर्ण कौन था सर या अर्जुन कौन था? हमको नहीं पता सर। महाभारत के अंदर दो कैरेक्टर आते हैं, कुंती के दो पुत्र होते हैं, एक होता है कर्ण, एक होता है अर्जुन। दोनों धनुर्धर होते हैं। लाभ पता है तुझे कर्ण और अर्जुन के बारे में? यस। ये अलग वाला करना, वो अलग वाला है, वो मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, वो मूवी वाला है, वो अलग है। ये वाला थोड़ा अलग वाला है, ये महाभारत वाला है। अब ये होता है क्या, लाभ समझ ले बात को थोड़ा देख। आपका एटीट्यूड हमेशा अर्जुन जैसा होना चाहिए। एक्चुअली में जिंदगी में जितने भी कर्ण ने बैटल खेले ना, एक भी नहीं जीता उसने, क्योंकि वो खुद को प्रिपेयर कर रहा था शो अप के लिए। तुझे पता है कर्ण के जीवन का उद्देश्य क्या होता? लाभ पता है तुझे कर्ण के जीवन का उद्देश्य क्या था? नहीं सर। कर्ण के जीवन का उद्देश्य था लोगों को यह दिखाना कि मुझे कितना आता है। और अर्जुन के जीवन का उद्देश्य पता है क्या था? अर्जुन के जीवन का उद्देश्य था मुझे जितना आता है उतना मुझे सही समय पे यूज करते आना चाहिए।
ये दोनों में बड़ा फर्क है। पहला पर्सन पढ़ाई इसलिए कर रहा है कि उसे दिखाना है कि मुझे कितना आता है, दूसरा पर्सन पढ़ाई इसलिए कर रहा है कि जो मैं पढ़ूंगा उसे मुझे यूज करते आना चाहिए। इसीलिए अगर आपने देखा होगा ना, जितने युद्ध, इसीलिए जब भी शो ऑफ का वारी आया ना, अगर आपको पता नहीं होगा, तो कौरव और पांडव जब गुरु द्रोण के पास से विद्या अर्जित करके आते हैं ना, तो उस वक्त ना उन सब लोगों का ना एक ऐसे बड़े बड़े हॉल में उनका प्रदर्शन होता है कि किसको क्या क्या स्किल्स आते हैं। उस टाइम पे कर्ण को बुलाया जाता है ना, तो कर्ण ना अर्जुन पे भारी पड़ने लगता है, क्योंकि कर्ण ने पूरा जीवन सीखा ही इसीलिए होता है कि मुझे लोगों को दिखाना है मेरे को कितना आ रहा है। लेकिन जब जब किसी रणांगण में, किसी युद्ध भूमि में अर्जुन अपने शत्रुओं के सामने खड़े होते थे ना, एक मैच भी हारते नहीं थे, क्योंकि उसने एक्चुअली सीखा ही था जीतने के लिए, उसको यूज करने के लिए। तो मैं नहीं चाहता आप सीख के बस लोगों को बोलो हमको ये आता है। मैं ये कभी ये भी नहीं चाहता मैं कि जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब तुम आंसर करो, ये भी नहीं चलेगा, नहीं किया तो चल जाएगा। मैं चाहता हूं जब तेरे सामने पेपर आएगा ना, जो जेई का पेपर आएगा, नीट का आएगा, उसमें से एक भी क्वेश्चन तू छोड़ के नहीं आना चाहिए, सारे क्वेश्चन तूने तोड़ के आना चाहिए। उस मेंटालिटी से आपसे पढ़ना है। मेरे को कितना नॉलेज है क्या है वो बोलो या ना बोलो, इससे तय नहीं होता। विद्वानांच्या सभेमध्ये बसणारा व्यक्ती देखील विद्वान ठरतो जर त्याचं तोंड बंद असेल तर। मे बी तो गाढव जरी असला ना, पण तो जो विद्वानाच्या सभेत बसला असेल ना, तर तो विद्वान म्हटला जाईल जर तो शांत राहिला तर। आणि गाढवांच्या सभेमध्ये बसणारा विद्वान तर शांत राहिला ना, तर तो पण गाढव मानला जाईल, बरोबर का नाही? पण गाढवांच्या सभेमध्ये बसणारा एखादा व्यक्ती जर विद्वानांचे बोल बोलतोय तर लगेच कळतं की तो विद्वान आहे। तुम्हाला नेहमी चतुर राहायचंय, प्रत्येक गोष्टीत लक्ष असलं पाहिजे। तुम्हाला आज जेवढं शिकवलंय ते आजच रिवाइज करायचंय। प्रेशर म्हणजे फोर्स अपॉन एरिया। खूप डेप्थ मध्ये म्हटलं तर एक्सटर्नल रेझिस्टिव्ह फोर्स पर युनिट एरिया म्हणजे असतो प्रेशर। त्याच्याच विपरीत स्ट्रेस, प्रेशर लावल्यावरती स्ट्रेस मिळतो। प्रेशर ही एक एक्सटर्नल क्वांटिटी आहे, स्ट्रेस ही एक इंटरनल क्वांटिटी आहे। प्रेशर लावल्यानंतरच मधनं स्ट्रेस येतो, हे तुम्हाला कळलं पाहिजे। तुम्ही तुमच्या डोक्यामध्ये कन्झर्व करून ठेवलं पाहिजे, वेळ आल्यावरती तुम्हाला बाहेर काढता आलं पाहिजे। समजतं मी तुम्हाला काय सांगतोय? येस. जर तसं होत असेल तर तुम्ही स्कोर करू शकाल। माझ्या इन्स्टिट्यूट मधनं प्रत्येक वेळेस काही लोक एमबीबीएस ला जातात, काही लोक एनआयटी ला जातात। आयआयटीचे 2-3च असतात, जास्त लोक नसतात, कारण खूप टफ आहे ते, पण जातात। मी पाहतो त्यांची मेंटॅलिटी कशी असते, खतरनाक लेवलची मेंटॅलिटी त्यांची। सो ती तुम्हाला डोक्यामध्ये गेली ना गोष्ट, तुम्हाला राईट टाइम काढता आली पाहिजे बाहेर खटकन। त्यासाठी तुमचं रिव्हिजन स्ट्रॉंग असलं पाहिजे। चला थोडंसं पुढे जाऊयात। सो अभी संस्कृति सोच रही होगी मेरा क्या होगा। ये शुरुआत है, आप सब लोग सेम ही हो। यहाँ पे किसको ज्यादा अकल है? सब लोग सेम है। जो टिकेगा, जो स्ट्रगल करेगा, वो बंदा आगे जाएगा। सिंपल थिंग इज देयर। जो आपसे घर्षण में, जो आपसे जिसका घर्षण होगा ना, 2 साल बाद वो निखरेगा। जो 2 साल बाद घर्षण शुरू करेगा, उसके 6 महीने जाते हैं क्लीन होने में, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, अब पॉइंट पे आता हूं मैं। अब अच्छे से सब लोग समझेंगे अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, स्ट्रेस मतलब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, जैसे मैंने आपको कहा। अब मैं थोड़ा सा नीचे आके मैंने आपको बता रहा था, फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास मतलब जिसको केजी में मेजर किया जा सकता है, एक्सेलरेशन जिसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर किया जा सकता है। अब आपको और एक बात बता रहा हूं, इसको आप याद रखना। ये फोर्स के बारे में किस महान साइंटिस्ट ने बताया था पता है आपको? न्यूटन भाईजान के कितने लोगों का नाम पता है? न्यूटन पता है? सो न्यूटन ने बताया था, इसीलिए इसने बोला कि फोर्स, अगर मैंने बताया मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो आज से मैं घोषणा करता हूं कि 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम 1 न्यूटन भी बोलेंगे। दिमाग खराब, खुद का नाम दे दिया। तो मैंने 1 न्यूटन कहां से आया था? ये उसने वो फोर्स बताया था, तो उसके यूनिट के अनुसार वो बोल रहा है कि 1 kg। लेकिन 1 न्यूटन मतलब क्या है बच्चों? 1 kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। संस्कृति फिर से बोलेगी मेरे साथ। 1 न्यूटन मतलब संस्कृति क्या होता है? 1 1 kg kg मीटर पर per सेकेंड स्क्वायर। second. खत्म खत्म, इतना इतू सा इतू सा इतू सा। ठीक है, क्लियर है? तो अभी से तुम्हारे दिमाग में बात फिट होनी चाहिए, तुम लोगों ने भी लिख के रखना चाहिए इसको, रात में आपको 2 बार रिवाइज करना चाहिए, तभी याद होगा। ऐसे नहीं है कि तुरंत याद हो जाएगा। सबसे पहले आता है श्रवणम। श्रवणम मतलब सुनो। फिर क्या आता है? मननम। जो सुना है
उसको मनन करते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। फिर आता है निधिध्यासनम, मतलब उसको 10 बार रिवाइज करो। फिर आता है कीर्तनम, अब उसको बोलो। ऐसे किया जाता है पढ़ाई। ये परफेक्ट लेवल का पढ़ाई माना जाता है। सबसे पहले सुनना है, उसके बारे में सोचना है, उसको बहुत बार प्रैक्टिस करना है, और फिर बोलना है, खत्म। उतना ही होता है। ऐसी चीजों को याद किया जाता है. संस्कृतमध्ये असं काय म्हणलं हे काय कळलं नाही, चांगलं वाटलं पण कळलं तर नाही हा काय बोलतोय नेमकं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट. शास्त्र के अंदर से बुद्धिमान लोग जो है ना, बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग इसी प्रिंसिपल पे हुए हैं. कभी मैं आपको बताऊंगा, चलेगा. मैं चाहता हूं आप बुद्धिमान बने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. आप हो ऐसे, आप सभी लोग बहुत बुद्धिमान हो, अगर आपको पता नहीं होगा, है ना. Yes. ठीक है, पॉइंट पॉइंट पे अब आगे चलते आगे चलते आगे चलते. मग तसं सर, जर मी इथे फोर्स अपॉन एरिया म्हणजे शॉर्टकट मध्ये प्रेशर जर तुम्ही म्हणताय, तर सर मग मी इथे फोर्सला न्यूटन म्हणजे युनिट सांगतोय बरं का याचं. आणि एरियाचं युनिट काय असतं रे? एरियाचं युनिट माहिती आहे का? चला ठीक आहे, मी एक प्रश्न विचारू, छोटूसा, एकदम छोटूसा. मी तुम्हाला एक रेक्टँग्युलर ब्लॉक दिला, त्याची हाईट ए होती, त्याची लेंथ बी होती. सांगा पाहू मला याचा एरिया काय येणार? A into B. A into B. ओके ओके ओके. Length. ए काय आहे? ए काय आहे? लेंथ. Length. काय आहे? लेंथ. लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का स्क्वेअर. मग तुम्हाला असं वाटत नाही का हा मीटर स्क्वेअर असला पाहिजे? नाही कळालं, नाही कळालं. कळालं का नाही? कळालं सर. मी परत सांगतो, घाबरू नका. फिर से. एरिया हमेशा दो लेंथ के इनटू को करके बनता है, याद रखना आप इसे. एरिया किससे बनता है? कोई भी दो लेंथ ले लो, उसको जब इंटू करोगे तभी एरिया बनेगा. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. तुमच्यापैकी किती लोकांना सर्कलचा एरिया माहिती आहे? आमच्या संस्कृती ताईंना माहिती आहे का? जरा सांगा मला जरा, संस्कृती ताई तुम्हाला माहिती आहे का? नो एरिया, सर. एरिया ऑफ सर्कल नहीं पता होगा तो इसके बारे में बात करने वाले हैं. ऐसा जरूरी नहीं अभी पता होना चाहिए, सबके बारे में बात होगा, बस मैं चर्चाएं कर रहा हूं. एरिया सर्कल का होता है, लाब्दी बताएगी. लाब्दी, सर्कल का एरिया क्या है? 2 pi r. ऐ, 2. अच्छो भी बोले लागे हो, ऐसा ना होता है. वैभव का होता है एरिया? यू आर इन 9th स्टैंडर्ड. कुछ सुना है ऐसा कुछ? पाई आर स्क्वेयर. Yes. Yes. का है ये? Area of circle. So this pi is a constant. संस्कृति, अबे सब लोग तेरे जैसे हैं यहाँ पे, तुम सब लोग सेम हो, ठीक है. सो अच्छी बात है, सबको सेम लेवल पे ऊपर ले सकते हैं. इधर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो. ये पाई होता है ना, पाई एक नंबर होता है, नंबर 3.142. और आर मतलब क्या है? रेडियस. रेडियस मतलब लेंथ. एक मिनट, रेडियस मतलब लेंथ होता है ना. रेडियस का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर. मतलब देखो, कोई भी एरिया ले लो, सर्कल का ले लो, स्पीयर का ले लो, रेक्टेंगल का ले लो, क्यूब का ले लो, कोन का ले लो, ट्रायंगल का ले लो, सबके एरिया मीटर स्क्वायर में ही आते हैं. नाही कळालं काय म्हणालो मी? कळालं का नाही? आता मी एकदम सिक्वेन्स वाईज सांगतो, घाबरू नका. सर, वेलॉसिटी, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, पावर, किंवा सॉरी वर्क पावर और एरिया, सर हे सगळं तर फंडामेंटल क्वांटिटी मध्ये येत नव्हतं सर. येत होतं का? येत नव्हतं सर, बरोबर का नाही? मग सर हे कशामध्ये येतं? एवढं तर सांगू शकाल, हे कशामध्ये येतं सगळं? Derive. हा, डिराइव्ड क्वांटिटी. हे सगळे डिराइव्ड क्वांटिटीचे एक्झाम्पल्स आहेत. एक मिनिट, आता सिंपल कसं कळालं सर तुम्हाला डिराइव्ड क्वांटिटी? बघा, चेक करा. वेलॉसिटी म्हणजे काय? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय? मीटर मध्ये मापला जातो. टाइम म्हणजे काय? सेकंड मध्ये मापला जातो. चेक करा. लेंथ आणि सेकंड पासून बनला का नाही? मग डिराइव्ड क्वांटिटी असलं पाहिजे का नाही? मिक्सचर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से बन रहा नाही तो, हा या ना? Yes. सगळ्यांना कळत आहे मी काय सांगत आहे?
Yes. Yes. ग्रेट। सो अभी हम सब लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। दिमाग खराब है, जाके नहीं रहा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, तो अभी आप मेरे को बताइएगा, आपको अभी आज आज तो आपको एक दो चीजें पता चल गई जिसको आप रट भी सकते हो। आपको क्या चीज पता चली है? मैं डायरेक्टली इधर थोड़ा कम टाइम इसलिए डायरेक्ट से लिख रहा हूँ। आपको क्या चीज पता है? आपको यह भी एक चीज पता चल चुकी है कि 1 न्यूटन मतलब कितना होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, हाँ या ना? Yes. Yes. ये बात पता Yes. चल चुकी है। और ये क्या मापता है? किसको मापता है? ये फोर्स को मापता है सर, आया ना? Yes. ग्रेट। वेलोसिटी के बारे में सर हमको अभी जस्ट पता चला सर। क्या था वेलोसिटी? मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जिसको हम मीटर पर सेकेंड में माप सकते हैं। सर हमको एक्सेलरेशन भी पता है सर। क्या Meter हमको per second acceleration square. पता है? Meter per second. हाँ। संस्कृति, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पता है तेरे को ये एक्सेलरेशन? यस सर। या अब उसके बाद में कौन आता है? उसके बाद में आता है फोर्स। फोर्स तो वैसे ऊपर हो गया, तो चेक करो, इसलिए यहाँ पे मैंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे आता है। अभी तक की यहाँ तक की सारी बातें मोस्टली आप सभी लोगों को क्लियर हो चुकी है। हुई है या नहीं डायरेक्ट बता दीजिए, डरिए मत। Yes. अब लास्ट एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं। अगर प्रेशर को हम लोग बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स मतलब न्यूटन, एरिया मतलब तो मीटर स्क्वायर ना, क्योंकि सर अभी आपने बताया हर एरिया मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। तो आज से अगर मैं संस्कृति को पूछूंगा, संस्कृति चल मुझे जल्दी बता एरिया का यूनिट क्या है, तो तू क्या बोलेगी? मीटर स्क्वायर। बोलेगी या नहीं बोलेगी? यस सर। यस सर बोलूंगी सर। यस, कल तक भूल जाऊंगी सर। मैं बड़ी ईमानदार हूँ सर। कुछ याद नहीं रखूंगी सर मैं अभी। सब गया सर। सर पता है। ओके ग्रेट। और फोर्स का यूनिट न्यूटन है। ओके, तो प्रेशर का यूनिट क्या मिला आपको? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ या Yes. ना? Yes. Yes. ग्रेट। तो सर स्ट्रेस का यूनिट क्या हो गया? अब आप दिमाग लगाएंगे और मेरे को बताएंगे। जो आंसर बताएगा उसे मिलेंगे 7 करोड़ रुपए। जल्दी से लाभदेव, चल जल्दी बता, स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा? Newton per meter square. ग्रेट, क्योंकि वो भी तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स अपॉन एरिया है ना। आपको समझा ना? कितना भी जाओ गांव घूम के आओ, आपको एक बात ही दिख के आएगी, सब लोग फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बन रहे हैं। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी तो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है ना। ये न्यूटन मतलब क्या? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। चेक करो, ये है मास, ये है लेंथ, ये है टाइम, ये है लेंथ, सब उसी से बन रहा है भाई। कौन नई बात नाचे, सभी लोगों को समझ रहा है? Yes. Yes. दैट्स ग्रेट। मैं और भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता आपको आज मैं पहले दिन तंग करूँ, कल मुझे आप दिखो ही ना यहाँ पे। एक बात समझिएगा कि टफ रहेगा, लेकिन हम इसे मजे से सीखेंगे और समझ में भी आ जाएगा। और मैं सच में, आप मेरे पे विश्वास रखिए, सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स आई एम सीइंग द चेंज इन स्टूडेंट्स। आप टिके रहे ना, अगर घर्षण नहीं हो रहा है, अगर तकलीफ नहीं हो रही है, तो समझिए आपका जो सौदा है ना वो घाटे का सौदा है। वो आप पहले तो आप समझ लीजिए। अगर दिक्कत नहीं हो रहा, तो तकलीफ होना चाहिए थोड़ा सर, थोड़ा तकलीफ हो रहा है समझने में, तभी इसका मतलब है बहुत हाई लेवल का चीज है। इजी चीजें तो कोजी वे में समझ जाएंगे, नहीं समझ में आना चाहिए ऐसे कंटेंट को हमको पढ़ना है, इससे हमारी बुद्धि बढ़ने वाली है। सर एक टाइम पे ऐसा लगना चाहिए, सर तुम क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है आने वाले हैं आगे जाके। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब तक पढ़ाऊंगा, मैं तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आपका बुद्धि चल रहा है। जिस क्षण आपके बुद्धि ने जवाब दे दिया, उसके दूसरे क्षण मैं भी जवाब दे दूंगा। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ पे रुक जाते हैं ना, कि उसके आगे वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। ऐसा हमें करना है। सो मैं फिर से बता रहा हूं, मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए, मुझे अच्छे लोग चाहिए, क्योंकि रिजल्ट अच्छे लोग ला सकते हैं, मुझे रिजल्ट लाना है। सो आप, और हमारा टारगेट रहेगा, मैं आपको बताने वाला हूं हम किस एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं। हमें एक एग्जाम जो ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे होती है, कुछ एग्जाम एनटीएससी के एग्जामिनेशन, या फिर कुछ ऐसे 2 1 4 एग्जाम्स हैं ओलंपियाड्स के, उसको हमको टारगेट करना है, तो उसके हिसाब से हमें पढ़ना है।
तो मैं बताऊंगा आपको उसके लिए सिलेबस क्या है और उसके सिलेबस के हम अनुसार जाएंगे आगे। तो सब लोग रेडी रहिए, और मैं सबसे अपेक्षाएं रख रहा हूँ कि सब लोग कंटिन्यू करेंगे, और नहीं भी कंटिन्यू करेंगे फिर भी गाइडेंस लेंगे। फ्रीली आप मुझे कभी भी कॉल करके गाइडेंस ले सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर इसको कैसे करना है, उसको कैसे करना है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, ताइनो करते में क्या बोलते हैं? यस, Yes. चलेगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सावधान इंडिया, इंडिया स्माइल। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, चलेगा। Yes, sir. तो नेक्स्ट टाइम से मैं अभी बता रहा हूँ, सब लोग की वीडियो होनी चाहिए। लाभदे आज मैंने कुछ नहीं बोला, संस्कृति आज मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अरे संस्कृति का था वैसे, कल से आपकी वीडियो ऑन होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। चलेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। यू ऑल में से हरे कृष्णा इजिली। हरे Hare Krishna. हरे कृष्णा। बाय, टेक केयर। कल इसी टाइम पे क्लास होगा 6 से 8। ठीक है। Yes. यस सर।